नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अयमन अंसारी। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी आईयूपीएसी कंप्लीट कर चुके हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द जीओसी एंड आईयूपीएसी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर आइसोमेरिज्म। चलिए बिना देर किए अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले बच्चों हमें समझना होगा कि आइसोमेरिज्म जो है वो क्या चीज होती है, इसको हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो हमेशा आपको एक छोटी सी बात पर फोकस करना होगा, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। क्या सेम होता है बच्चों? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। और याद रखिए कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो मॉलिक्यूलर मास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो या मॉलिक्यूलर मास सेम हो, दोनों एक ही बातें हैं, बट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड आइसोमर एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। बताइए क्या समझा आपने? ये आइसोमेरिज्म क्या होती है? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट मॉलिक्यूलर मास भी सेम होता है, बट उनका जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कैसी होती हैं? डिफरेंट होती हैं। तो उन्हीं को आइसोमर्स बोलते हैं और इस फिनोमिना को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आप सभी ने आइसोमर्स भी सुने होंगे, आप सभी ने होमोलॉग्स के बारे में भी सुना होगा। तो होमोलॉग्स में और आइसोमर्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं? अगर मैं बात करूं आइसोमर्स वर्सेस होमोलॉग, तो हमें क्या डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे? तो आइसोमर्स में बच्चों एक चीज होती है, हमने पढ़ा कि उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो कैसा होता है? सेम होता है ना। जबकि होमोलॉग्स जो होते हैं, होमोलॉग्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है और मॉलिक्यूलर मास भी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर मास सेम होता है आइसोमर्स का, जबकि मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होता है होमोलॉग्स का। This is the basic difference between the isomers and homologs. Clear? Now we are going to discuss about homologous series. होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? तो ये जो है एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम होगा आपका, और साथ ही साथ एंड हैविंग द डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट। बेटा याद रखिएगा, डिफरेंस किसका पाया जाता है? CH2 यूनिट का डिफरेंस पाया जाता है। और CH2 यूनिट का डिफरेंस पाया जाता है। अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो CH2 यूनिट का मॉलिक्यूलर मास होता है 14 यूनिट, इसीलिए मॉलिक्यूलर मास में जो डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो होगा हमारा 14 का, क्योंकि कार्बन का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा और कार्बन का एटॉमिक मास हो जाएगा 12 और हाइड्रोजन का 1 एंड 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 2 हो जाएगा 12 प्लस 2 14। तो मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। इसके बीच में बिटवीन द टू एडजेसेंट मेंबर्स, दो एडजेसेंट मेंबर के बीच में, उन्हीं को क्या बोलते हैं? होमोलॉग्स। और ऐसी सीरीज को क्या बोला जाता है? होमोलॉगस सीरीज बोला जाता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि एग्जांपल बताइए होमोलॉगस सीरीज का, तो हर एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की अपनी होमोलॉगस सीरीज होती है। मैं कहूं होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स, तो पहला मेंबर होगा CH3OH, अगर दूसरे मेंबर की बात करें तो CH3CH2OH हो जाएगा, राइट। तीसरे मेंबर की बात करें तो CH3CH2CH2OH हो जाएगा। आप देख रहे होंगे पहले मेंबर, दूसरे मेंबर, तीसरे मेंबर, जैसे जैसे एक मेंबर आगे बढ़ रहे हैं आप, तो सीरीज बन रही है और उसमें CH2 यूनिट का डिफरेंस पाया जा रहा है। अगर मैं इन दोनों एडजेसेंट के बीच की बात करूं तो CH2 का डिफरेंस, इन दोनों एडजेसेंट की बात करूं तो CH2 का डिफरेंस, ऐसी ही सीरीज को हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। फोर्थ मेंबर में एक और CH2 ग्रुप बढ़ जाएगा, ऐसे ये सीरीज कंटिन्यू होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो होमोलॉग्स जो है ये सारे के सारे होमोलॉग्स कहलाएंगे और ये जो सीरीज बन रही है इस सीरीज को हम होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे, ठीक है ना। आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? चलिए अब हम बात करते हैं जो होमोलॉग्स होते हैं हमारे पास, उसमें क्या क्या चीजें सेम पाई जाती हैं। तो बच्चों होमोलॉग्स में सेम पाया जाता है फंक्शनल ग्रुप, जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा था। दूसरी चीज, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम पाया जा रहा है तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होंगे, उसको बनाने के जो तरीके होंगे वो भी क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पर ही सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। इसीलिए हमारा अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हुआ तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम हो जाएगा। और फंक्शनल ग्रुप पर ही डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी, राइट। अगर मैं बात करूं जनरल फार्मूला की, तो भाई फंक्शनल ग्रुप सेम है तो जनरल फार्मूला भी क्या हो जाएगा बच्चों? सेम हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं होमोलॉग्स, क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं होमोलॉग्स की जो डिफरेंट होती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास इनका डिफर करता है। दूसरी बात ये हो जाएगी कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी डिफर करती हैं, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफर करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास डिफर कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई हमारी होमोलॉग्स में क्या क्या चीजें सेम होती हैं और क्या क्या चीजें डिफर करती हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की और क्लासिफिकेशन करेंगे आइसोमेरिज्म का, है ना। तो बताइए क्लासिफिकेशन अगर हम आइसोमेरिज्म का करते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं? हमें यहाँ पर आइसोमेरिज्म जो होगी वो बेसिकली दो तरीके की देखने के लिए मिलेगी। एक होती है हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है बच्चों, उसमें हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे हम यहाँ पर 6 टाइप की आइसोमेरिज्म डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी जो ट्रिक होगी, जिस तरीके से आप इसको याद रखोगे, वो कैसे याद रखोगे, जरा सुनना मेरी बात को और समझना मेरी बात को। कैसे करके याद रखोगे आप? देखो, ये हो गया सी, एक एग्जाम हुआ करता था मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम सी, और ये हो गया अपना पी, ये हो गया अपना एम, ये हो गया अपना टी।
तो बताओ सीपीएमटी का नाम सभी ने सुना है, तो ये हो गया सीपीएमटी। और सीपीएमटी में सिलेक्शन कब होगा, अच्छा कॉलेज, मनपसंद कॉलेज कब मिलेगा, जब हमारी फर्स्ट रैंक होगी, है ना, फर्स्ट रैंक। तो कैसे करके आपने याद किया, सीपीएमटी फर्स्ट रैंक, ये हमारे किसके पार्ट है बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट है, सीपीएमटी फर्स्ट रैंक करके आपने याद कर लिया। तो सी फॉर चेन आइसोमेरिज्म, पी फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म, एम फॉर मेटामेरिज्म, टी फॉर टॉटोमेरिज्म, एफ फॉर फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड आर फॉर रिंग चैन आइसोमेरिज्म। ये मेरे पास इसके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट होंगे। इस लेक्चर में हम इसी में से कुछ पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर दूसरा पार्ट हमारे पास होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 3 तरीके की आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, इसको याद रखोगे आप जीओसी से, जो आपका पहला चैप्टर था, जीओसी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो बताइए जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगी हमारी, वो कितने टाइप की होगी, आप कहोगे सर 6 टाइप की। कौन कौन सी, सीपीएमटी फर्स्ट रैंक, चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और रिंग चैन आइसोमेरिज्म। सर स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होगी, बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म 3 टाइप की होगी, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ये है हमारे पास क्लासिफिकेशन, और मुझे उम्मीद है कि क्लासिफिकेशन जो भी है जैसे भी है आपको याद हो गया होगा। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए अगर आइसोमेरिज्म है तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना लाजमी है, क्योंकि आइसोमेरिज्म के लिए पहली कंडीशन जो पढ़ी वो यही पढ़ी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, देखिए जो हमारे पास में आइसोमेरिज्म होती है उसका नाम उसी चीज पर रखा जाता है जो चीज डिफर करती है, ठीक, यहाँ पर डिफर करना चाहिए स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसीलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ठीक। उसके बाद आइसोमर्स डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स विद अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन मॉलिक्यूल इन द 2 डायमेंशन। किसी मॉलिक्यूल में 2 डायमेंशन में अरेंजमेंट में जो चेंजेस होंगे, जो डिफरेंस होंगे, वो देखने के लिए मिलेंगे, तो इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बच्चों एक और बात छोटी सी याद रखिएगा, जो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑल्सो नोन एज 2 डायमेंशनल आइसोमेरिज्म, 2D आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। इसको हम कौन सी आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं, 2D आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं इसको, स्ट्रक्चरल को। ऐसे स्टीरियो को क्या बोलते हैं, 3D आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, 3D आइसोमेरिज्म। मुझे उम्मीद है ये बातें भी आपको क्लियर हो गई। अब बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, तो बच्चों ऊपर के दोनों पॉइंट जो है हमारे पास में कैसे मिलेंगे, सेम ही मिलेंगे, वहां पर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा और सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी होगा, बट वहां पर स्पेस में क्या होगा, डिफरेंस पाया जाएगा 3 डायमेंशन में पार्टिकल्स के, मतलब एटम्स के अरेंजमेंट में, ठीक है ना। तो क्या क्या मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए बच्चों, यहाँ पर मिलेगा हमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स का अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, है ना। इसमें 3 डायमेंशन जैसी कोई चीज नहीं थी, स्पेस जैसा कोई नाम नहीं था, लेकिन यहाँ पर स्पेस में एटम्स का और ग्रुप्स का अरेंजमेंट डिफर करेगा, इसीलिए इसको हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और इस आइसोमेरिज्म को बोला जाता है 3D आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म बच्चों, 3D आइसोमेरिज्म। पॉइंट क्लियर हुआ, समझ पाए। चले अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म। बच्चों चेन आइसोमेरिज्म जो होती है, इसका दूसरा नाम होता है हमारे पास में क्या, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। इसको और क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। इसी का एक और नाम होता है स्केलेटल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इससे जो होता है स्केलेटल बनता है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्केलेटल आइसोमेरिज्म। बातें समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए, मैंने कहा कि जो आइसोमेरिज्म होगी उसी चीज में डिफरेंस आएगा। अब अगर चेन आइसोमेरिज्म है तो डिफरेंस किस में आएगा बच्चों, चेन में आएगा। किस में आएगा, चेन में आएगा। किसको बोलते हैं चेन आइसोमर, तो ध्यान देंगे, 2 or more compounds having similar molecular formula। अगर आइसोमर है तो ये चीज तो सेम होनी ही है, बट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। इसमें डिफरेंस आ गया बच्चों चेन में, इसीलिए क्या होगी, ये चेन आइसोमेरिज्म होगी। आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। क्या पॉइंट्स आपको समझ में आए। चलिए अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, ठीक है ना। एग्जांपल में देखिए आपको क्या क्या मिलेगा देखने के लिए। बच्चों मैं आपसे करूं बात ब्यूटेन की, किसकी बात करूं, ब्यूटेन की बात करूं, तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। ब्यूटेन की बात करते हैं आपसे। ब्यूटेन, वैसे मैंने जीओसी में आपको सिखाया था। अब बच्चों ब्यूटेन जो है उसका फार्मूला क्या होगा मेरे पास, C4H10, ये हो जाएगा मेरा फार्मूला। अब ब्यूटेन को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4, एक तो ये आइसोमर होगा, ठीक है ना, सीधी सीधी लाइन में, बाकी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जीओसी में सिखा चुके हैं तो वहां पर आप देख लेंगे। और इसका दूसरा आइसोमर मेरा कौन सा बन सकता है, यहाँ पर एक ब्रांचिंग लग जाए, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, ये हो गया आइसोब्यूटेन। ये बातें मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो इसमें कितने आ गए आपके आइसोमर, इसमें बच्चों आ गए आपके 2 आइसोमर। कितने आइसोमर, 2 आइसोमर। तो बताइए ब्यूटेन के कितने आइसोमर, 2 आइसोमर। क्या प्रोपेन का कोई आइसोमर पाया जाएगा, आप कहोगे नहीं, प्रोपेन का तो कोई आइसोमर नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा अगर पेंटेन की, इसकी पेंटेन की, तो बच्चों पेंटेन का फार्मूला क्या हो जाता है, C5H12, डबल से 2 ज्यादा एल्केन के केस में, ठीक है ना। इसके पाए जाते हैं 3 आइसोमर, कौन कौन से, एक होगा नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, ठीक, और एक होगा आपका आइसोपेंटेन, इस तरीके से ये आइसोपेंटेन, और एक होगा आपका नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है ना। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। बट बच्चों हमें जब
चेक करना है कि चेन आइसोमेरिज्म है या पोजीशन आइसोमेरिज्म है, तो हम क्या करेंगे? तो हम इस चीज को चेक करने के लिए क्या देखते हैं, आईयूपीएसी नाम लिख करके देखते हैं। अगर रूट वर्ड डिफरेंट मिल रहा है, मतलब चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम मिल रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये चेन आइसोमर्स है। ठीक है ना? कैसे करके, जैसे मैं आईयूपीएसी नाम की बात करूं और मैं अगर इसका नाम लिखूं तो होगा मेरे पास ब्यूटेन। नॉर्मल आइसो नियो जो होते हैं वो किसमें जुड़ते हैं? कॉमन नेम में जुड़ते हैं, जो सी मैं आपको बता चुके हैं। ब्यूटेन, ये क्या हो जाएगा मेरे पास? टू मिथाइल प्रोपेन, राइट, टू मिथाइल प्रोपेन। तो बताओ रूट वर्ड जो है वो चेंज हो गया बच्चों की नहीं हो गया? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल हो गया। तो चेन आइसोमेरिज्म में रूट वर्ड डिफर होना चाहिए, डिफर होना चाहिए तभी चेन आइसोमर होगा। और पोजीशन आइसोमेरिज्म में रूट वर्ड सेम होना चाहिए, यही डिफरेंस होता है। इसी से हम लोग क्या करते हैं, इनको पहचानते हैं और इनको पकड़ते हैं और क्वेश्चन को सही करते हैं, राइट। ये हो जाएगा मेरे पास क्या? पेंटेन। आईयूपीएससी में नॉर्मल आइसोनियो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पेंटेन। ये हो जाएगा मेरे पास टू मिथाइल ब्यूटेन। आईयूपीएससी पढ़ चुके हैं हम सब, तो इन सब के नाम लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। टू मिथाइल ब्यूटेन। और ये क्या होता है? टू कॉमा टू डाई मिथाइल, टू कॉमा टू डाई मिथाइल और प्रोपेन। क्या चीज बच्चों? प्रोपेन। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर पेंट है रूट वर्ड, यहाँ पर ब्यूट है, यहाँ पर प्रोप है, सभी का चेंज हो रहा है। इसमें देखिए प्रोप है रूट वर्ड और इसमें ब्यूट है, तो चेंज हो रहा है ना। तो अगर रूट वर्ड चेंज होगा तो वो हमारा चेन आइसोमर होगा। अब चेन आइसोमेरिज्म के लिए एल्केन को अगर चेन आइसोमेरिज्म शो करना हो तो कितने कार्बन होने चाहिए उसके पास? मिनिमम 4 कार्बन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्योंकि 3 कार्बन पर कोई भी आइसोमर नहीं बनता है। ठीक है ना? तो देखें 1 2 3 पर कोई आइसोमर नहीं बनेगा, लेकिन अगर चेन आइसोमेरिज्म शो करनी है एल्केन को तो मिनिमम उसके पास 4 कार्बन एटम होने चाहिए। और 4 पर कितने आइसोमर बनते थे बच्चों? तो 4 पर 2 आइसोमर बनते थे ब्यूटेन के। पेंटेन के 3 आइसोमर होते थे। और जो हेक्सेन होता है उसके आइसोमर हमारे पास 5 होते हैं। हेप्टेन के आइसोमर 9 होते हैं। और अगर 8 कार्बन पाए जाते हैं तो 18 आइसोमर्स बनते हैं। अगर 9 पाए जाएंगे तो बनेंगे आपके 35, और अगर 10 कार्बन पाए जाएंगे तो बनेंगे 75। जो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इतने कभी पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है ना, ना ही आपसे पूछे जाएंगे। बातें समझ में आई? क्लियर हुआ? चले अब हम डिस्कस करते हैं दूसरी आइसोमेरिज्म को, जिसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? यहाँ पर पोजीशन चेंज होनी चाहिए। क्या चेंज होना चाहिए बच्चों? पोजीशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि यहाँ पर पोजीशन चेंज होनी चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं रेजियोमर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? रेजियोमर्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? रेजियोमर्स। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो होना ही है ना, बट हैविंग डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो बताइए, रेजियोमर्स बोला जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म को। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होनी चाहिए। बट इसके केस में अगर आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो आपका क्या होना चाहिए? रूट वर्ड सेम होना चाहिए। देखो, पोजीशन आइसोमर्स हैव सेम रूट वर्ड, जबकि चेन के केस में क्या था? डिफरेंट रूट वर्ड होना चाहिए था। क्या बातें समझ में आ रही हैं आपको? बात क्लियर हो रही है? चलिए मैं आपका इसका एग्जाम्पल देकर के बताता हूँ, तब आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर होंगी। ध्यान देंगे जरा, यहाँ से सीखेंगे चीजों को। जैसे मैंने कहा बच्चों, एक मेरे पास कंपाउंड ये है सी 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 और ओ एच, राइट। दूसरा कंपाउंड है मेरे पास, मान लो एंड सी सी ओ एच और सी, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ, इन दोनों का अगर तुम आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे? आप बड़े शौक से बोलोगे सर इसको हम लिखेंगे प्रोपेन वनॉल, या वन प्रोपेनॉल लिख देंगे सीधे सीधे, है ना, वन प्रोपेनॉल, राइट। और इसको क्या लिखोगे? टू प्रोपेनॉल। क्या लिखोगे बच्चों? टू प्रोपेनॉल। तो अगर इसको टू प्रोपेनॉल लिखोगे तो बताओ जरा मुझे, क्या यहाँ पर चेंज आ रहा है पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप में? आप कहोगे हाँ सर, यहाँ 1 पर है, यहाँ पर 2 पर है। तो बताओ, जब चेंज आ रहा है तो इनको हम क्या बोलेंगे? किसमें चेंज आ रहा है? पोजीशन में। क्या डिफर कर रहा है? पोजीशन। तो कौन से आइसोमर होंगे ये? पोजीशन आइसोमर होंगे। क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर होंगे। क्या आपको एग्जाम्पल क्लियर हुआ? बात समझ में आई? ऐसे ही मैं आपसे बात कर लूँ, मान लो ये कंपाउंड मेरे पास हो एंड ये कंपाउंड मेरे पास हो, सी सिंगल बॉन्ड सी सी। तो बताएं, ये टू ब्यूटीन है, ये वन ब्यूटीन है। बताओ क्या चेंज आ रहा है पोजीशन में कि नहीं आ रहा है? ये क्या है बच्चों? टू ब्यूटीन, टू ब्यूटीन, और ये वन ब्यूटीन। और देखो साथ ही साथ रूट वर्ड भी सेम होना चाहिए, तो रूट वर्ड भी क्या है? सेम है, ठीक है ना। वन ब्यूटीन। पोजीशन चेंज हो रही है, इसीलिए ये किसका एग्जांपल? पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल। क्लियर हुआ पॉइंट आप लोगों को? जल्दी से बताएंगे। चले अब आगे देखेंगे हम लोग। तो आगे हमारे पास में क्या चीज देखने के लिए मिलती है? यहाँ पर अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की।
अगर बेंजीन में 2 बार सब्स्टिट्यूशन किया जाए तो कितनी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पॉसिबल होंगी। तो देखेंगे किस तरीके से इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हमसे बात जो की जा रही है वो कह रहे हैं कि अगर बेंजीन में 2 बार सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए तो कितनी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पॉसिबल है। ठीक, जैसे ये मेरे पास बेंजीन है, अब इसमें 2 बार सब्स्टिट्यूशन किया जाए, जैसे एक बार सब्स्टिट्यूशन इस कार्बन पर मान लो किसी CH3 से कर दिया मैंने, तो एक सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। एक तो ये बन सकता है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है मेरे पास, एक आइसोमर इसका क्या बन सकता है, इस CH3 को मैं यहीं रोक लूं, इसको यहाँ पर ले जाए हम, तो ये दूसरा हो गया। ठीक, अगर मैं तीसरा बनाने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, तीसरा मेरा कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पर ये CH3 मैंने यहीं पर रखा और इस CH3 को हमने यहाँ पर ले गए, तो बताओ ये बन गया। ये है मेरे पास बच्चों, जब 2 CH3 लगे होते हैं तो और भी बातें करते चलते हैं, इसको जाइलीन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, जाइलीन, जाइलीन, है ना। और ये ऑर्थो पोजीशन है तो इसको ऑर्थोजाइलिन बोल सकते हैं, इसको मेटाजाइलिन बोल सकते हैं, और इसको हम लोग पैराजाइलिन बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, मेटाजाइलिन, ये हो गया मेरा पैराजाइलिन, ठीक है ना। सामने वाली पोजीशन आपकी पैरा होती है, मिडिल वाली पोजीशन आपकी मेटा होती है, और बगल वाली पोजीशन आपकी ऑर्थो होती है। बच्चों अगर मैं इसको CH3 को उठा करके यहाँ लगा दूं तो ये बताओ 1 3 हो जाएगा भाई। जैसे इसको हमने 1 2 बोला, इसको हम 1 3 बोल रहे हैं, इसको हम 1 4 बोल रहे हैं। देखो 1 2 3 4 पोजीशन पर आ रहा है, यहाँ 3 पोजीशन पर आएगा, 1 2 3, यहाँ 1 और 2 पोजीशन, 1 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास में टोटल डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो होंगी वो कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 2। कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। बात क्लियर हुई। चले अब इसके बाद हम और आगे की बात करते हैं। नंबर ऑफ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन व्हेन ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम। अगर सब सब्स्टिट्यूएंट्स सेम हो तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमारी कितनी बन सकती है, ठीक है ना। तो बच्चों देखिएगा, मैं बेंजीन्स बनी हुई है, मैं ट्राई सब्स्टिट्यूशन इसी में कर देता हूं, आप यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा चीजों को, ठीक है ना। चले यहाँ पर अब चीजों को हम थोड़ा सा और समझते हैं। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात कर रहे हैं, ठीक। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब कि 3 बार सब्स्टिट्यूशन हुआ हो, है ना, 3 बार सब्स्टिट्यूशन हुआ हो। मैंने कहा कि तीसरा सब्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ पर कर दिया, 1 2 3 कर दिया, ठीक। और इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन कुछ 1 3 5 करके कर दिया, ठीक है। और इसमें सब्स्टिट्यूशन हमने कुछ इस तरीके से कर दिया, 1 2 3 1 2 4। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या बच्चों, नहीं है, ठीक। तो ये टोटल हमारे, अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करें और ऑल द सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो हमारे पास में टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे, 3 आइसोमर। कितने बनेंगे बच्चों, 3 आइसोमर जो कि बनेंगे, वो आपने देख भी लिया कि कौन से 3 बनेंगे, तीनों आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आएगा कि अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो और उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सेम हो, 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कैसे हो, सेम हो, तो हम क्या करेंगे, कितने आइसोमर्स बनेंगे। तो बच्चों इस पॉइंट को डायरेक्टली आप याद रख सकते हो कि इसमें टोटल बनेंगे फिर आपके पास में नंबर ऑफ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन व्हेन 2 ग्रुप्स आर सेम देन देयर इज अ 6 आइसोमर्स। नंबर ऑफ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन व्हेन ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट। तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर डिफरेंट हो जाएंगे तो टोटल 10 आइसोमर्स बनेंगे। बनाने के लिए आपसे नहीं आएंगे, इसीलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। टोटल यहाँ पर 10 हो जाएंगे। आप 2 पॉइंट याद रख सकते हो। क्लियर हुआ पॉइंट, समझ पाए अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल और आइसो प्रोपाइल अल्कोहल आर। नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल और आइसो प्रोपाइल अल्कोहल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल की मैं बात करूंगा आपसे, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल मेरा क्या होगा। नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल में हम देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो 1 2 3 प्रोपाइल। प्रोपाइल ग्रुप हमने आपको बताया था, नॉर्मल प्रोपाइल कौन सा होता है, जीओसी में बता रहे थे ना, IUPAC में भी हमने थोड़ा सा आपको डिस्कस किया था। ये हो गया नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है ना। कह रहा है आइसो प्रोपाइल, तो आइसो प्रोपाइल, आइसो ग्रुप कौन सा होता है बच्चों, जब कार्बन नंबर 2 पर एक मिथाइल ग्रुप लगाओ ना, तो ये आइसो प्रोपाइल अल्कोहल हो गया, राइट, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल हो गया। तो कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर होंगे, यही बताना है हमें। तो देखो जरा, ये है प्रोपेन 1 ऑल, हमने तो एग्जाम्पल भी वही दिया था भाई, प्रोपेन 1 ऑल या 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। ये है प्रोपेन 2 ऑल, क्या चीज बच्चों, प्रोपेन 2 ऑल। तो बताओ यहाँ क्या डिफर कर रहा है, पोजीशन डिफर कर रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर हुए, पोजीशन आइसोमर हुए, हुए कि नहीं हुए, हुए। कह रहा है नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल एंड आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, ये कैसे आइसोमर होंगे। तो चलो देखो जरा, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल ये बन जाएगा, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल कैसे बनेगा, ये हो गया आइसो ग्रुप, ये हो गया मेरे पास 3 और एक 4 कार्बन, और आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल ये हो गया, ठीक है। इसका नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा नाम इसका, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, राइट। और अगर हम इसका नाम लिखते हैं
तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। बच्चों यहाँ क्या पोजीशन में कोई चेंज आया है? नहीं तो 1 ऑल पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। क्या बच्चों यहाँ रूट वर्ड में कोई चेंज है? हाँ भाई, प्रो ब्यूट रूट वर्ड में चेंज है। तो अगर रूट वर्ड में चेंज है तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर होंगे? ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे। कैसे आइसोमर? चेन आइसोमर। जबकि ऊपर नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल और आइसो प्रोपाइल अल्कोहल वो कैसे थे? पोजीशन आइसोमर थे। ठीक है ना, चेन आइसोमर्स। बातें क्लियर हुई? तो ये था हमारा चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। तो थर्ड पार्ट था हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो देखिए बच्चों, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता रखा है कि जो नाम होता है वही चीज हमारी डिफर करती है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा बच्चों? डिफर करेगा। क्या करेगा? डिफर करेगा। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। भाई सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो होना ही होगा क्योंकि ये आइसोमर है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप्स डिफर होने चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और ये फिनोमिना हमारी क्या होगी? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फिनोमिना को क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलेंगे। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं अल्कोहल एंड ईथर को। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने लिया अल्कोहल्स एंड ईथर्स का। तो अल्कोहल और ईथर्स जो होते हैं हमारे, इनमें क्या होता है? इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो डिफर करता है, बट इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और इनका जनरल फार्मूला जो होता है वो भी सेम पाया जाता है। जिनका जनरल फार्मूला सेम पाया जाएगा उन्हीं में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो सकती है, जब फंक्शनल ग्रुप्स डिफर पाए जाए। ठीक है, CnH2n प्लस 2O, ये हमारा इन दोनों का जनरल फार्मूला होगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया CH3 CH2OH, और इसी को हम लिख सकते हैं CH3OCH3। तो उसी मॉलिक्यूलर फार्मूले में ये इथाइल अल्कोहल है और ये डाई मिथाइल ईथर है। तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर है? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। कौन से आइसोमर्स होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। मुझे लगता है बात आप समझ गए होंगे, आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलिए इसके बाद आगे आते हैं। हम लोग अल्कोहल्स और ईथर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। तो बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड है और इन दोनों का जनरल फार्मूला जो होता है वो सेम होता है CnH2nO। CnH2nO, ये होता है इन दोनों का जनरल फार्मूला। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल ले सकते हैं हम CH3 CH2 CHO, राइट। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं CH3 CO CH3। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? एक दूसरे के FI होंगे, क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप चेंज है। ठीक है ना, एक दूसरे के FI होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स की। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन्स जो होते हैं हमारे पास, ये भी फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं एल्काइन की और मैं बात करूं डाईइन की, है ना, तो ये दोनों भी हमारे क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। कौन कौन? इन और डाईइन, सॉरी आइन एंड डाई आइन, ये दोनों आइन और डाईइन, ये दोनों कैसे आइसोमर होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। चलिए इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं, ऐसे बात जो है अधूरी अधूरी सी लग रही है ना बच्चों। तो मैंने कहा मेरे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, तो ये क्या है? मेरे पास आइन है, एल्काइन है ना। और मैंने इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले में डाई इन बना दी, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये क्या हो गई? डाई इन। अब बताओ, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट इन दोनों में चेंज क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो यही चेंज आ रहा है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर होंगे? फंक्शनल आइसोमर होंगे। इसी तरीके से हम बात करें एल्काइल साइनाइड की एंड एल्काइल आइसोसाइनाइड की। ठीक है, एल्काइल साइनाइड और एल्काइल आइसोसाइनाइड की बात करें तो क्या होगा हमारे पास? जैसे RCl, ये मेरे पास एल्काइल साइनाइड हो गया, एंड RNC, ये मेरे पास एल्काइल आइसोसाइनाइड हो गया। क्या हो गया बच्चों? एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो ये भी एग्जांपल हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का हो सकता है। इसके बाद हम डिस्कस करें एरोमेटिक अल्कोहल्स और फिनॉल्स को। तो एरोमेटिक अल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं हमारे, वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। बच्चों आप लोगों को लगता है कि ये जो है CH2OH ये फिनॉल है, बट ये फिनॉल नहीं, ये एरोमेटिक अल्कोहल होता है। इसी को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये मेरा फिनॉल हो गया और यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया।
या कहीं पर भी लगा सकते हैं किसी पोजीशन पर। तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट यहाँ ये फिनॉल है, ये अल्कोहल है जो कि एरोमेटिक अल्कोहल। तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। बातें क्लियर हुई, बातें क्लियर हुई बच्चों। एक बात याद रखनी है आपको, वो बात क्या है, वो यहाँ पर समझिएगा। जो हमारे पास आरसीएन है, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की, आरसीएन और आरएनसी, ये तो दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हुए। बट अगर आपसे पूछा जाए एचसीएन, क्या बच्चों, एचसीएन एंड एचएनसी, एचसीएन एंड एचएनसी, ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर होते हैं? तो याद रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं। क्या है बच्चों, टॉटोमर्स। अभी हम लोग टॉटोमेरिज्म पढ़ेंगे, वहां पर इस बात को फिर रिपीट करेंगे और फिर से सीखेंगे। टॉटोमर्स हैं ये दोनों एक दूसरे के। क्यों टॉटोमर्स बोला जा रहा है? क्योंकि इनमें एसिडिक हाइड्रोजन पाया जा रहा है, और अगर एसिडिक हाइड्रोजन पाया जाता है तो वो टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। जब टॉटोमेरिज्म की कंडीशन मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा तो आप वहां पर समझोगे। चलिए, तो ये भी आपने क्लियर किया। के बाद हम बात करते हैं अमाइड एंड ऑक्सिम्स की। तो अमाइड और ऑक्सिम्स जो होते हैं, ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। अमाइड मतलब क्या होता है बच्चों, आर सी ओ एन एच टू, इनको क्या बोलते हैं हम, अमाइड बोलते हैं, ठीक। और अगर ऑक्सिम की बात करें तो ऑक्सिम क्या होते हैं, आर सी एच डबल बॉन्ड एन ओ एच, इनको ऑक्सिम बोलते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे भी कि ऑक्सिम कैसे बनते हैं और ऑक्सिम में कौन सी आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है ना। तो अमाइड और ऑक्सिम जो है एक दूसरे के क्या है, क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं नाइट्रो एल्केन्स एंड एल्काइल नाइट्राइट की, तो ये दोनों भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। कैसे करके, जैसे मैंने कहा आर एन ओ टू, आर एन ओ टू, ठीक है। और नाइट्रो एल्केन्स की बात करें तो क्या, आर ओ एन डबल बॉन्ड ओ। तो ये हो जाएंगे हमारे पास नाइट्रो एल्केन एंड एल्काइल नाइट्राइट। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये हो गया नाइट्रो एल्केन, ये हो गया एल्काइल नाइट्राइट। ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, आर एन डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ठीक है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स की। इसकी बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे मान लो मैंने कहा आर सी ओ ओ एच, राइट। और हमने कहा एच सी ओ ओ आर, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके फंक्शनल आइसोमर। तो ये था हमारा सब कुछ फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में। कौन कौन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, किस किस के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, उन सब के बारे में आप लोगों ने जाना। अब हम एक अलग टाइप की दूसरी आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, जिसको हम लोग मेटामेरिज्म के नाम से जानते हैं। तो मेटामेरिज्म में क्या होता है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट हैविंग डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब बच्चों ये बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है और डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स इस पर कैसे जुड़ेंगे, तो मैं कुछ बताऊंगा आपको बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में कि कौन कौन से होते हैं आपके बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो ध्यान दीजिएगा, बाईवैलेंट का मतलब हुआ कि जिसकी दो वैलेंसी खाली हो। तो ये मेरे पास एक होता है ईथर, बताओ दो वैलेंसी खाली है। एक मेरे पास होता है बच्चों कीटोन, जिसकी दोनों वैलेंसी खाली हैं। एक होता है मेरे पास थायो ईथर, इसको थायो ईथर बोलते हैं, दोनों वैलेंसी खाली हैं। एक होता है मेरे पास सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन दो वैलेंसी खाली है इसमें भी। और एक होता है मेरे पास बच्चों ईस्टर, क्या होता है, ईस्टर, सी ओ ओ, ईस्टर हो गया, ठीक। ये पांच ग्रुप हैं हमारे पास में जो मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे शो करेंगे, क्योंकि इसमें इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, और ये एल्काइल ग्रुप्स में एक्सचेंज हो रहा होगा, कभी इधर ज्यादा कभी इधर कम होगा, मगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो ऐसे आइसोमर हम लोग मेटामर्स बोलते हैं, और ये फिनोमिना मेटामेरिज्म कहलाती है। मुझे उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अब देखिए कीटोन्स में अगर हमें मेटामेरिज्म शो करानी है, इसमें कीटोन्स में अगर मेटामेरिज्म शो करानी है तो मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, तो मिनिमम हमारे पास होने चाहिए 5 कार्बन या 5 से ज्यादा कार्बन, ठीक है। तभी इसमें हमारी मेटामेरिज्म पॉसिबल हो सकती है। तो देखते हैं जरा मेटामेरिज्म कैसे पॉसिबल होगी, यहां से सीखेंगे। मान लो मेरे पास एक जो है कंपाउंड CH3 CH2 CO CH3 2 CH3। अब मैं इधर का CH2 इधर बढ़ा देता हूं, मान लो ऐसे करके इसका दूसरा आइसोमर मैं बना दूं CH3 CO CH2 CH2 CH3, ठीक है ना। तो अब देखो जरा यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2 पेंटेनोन है मेरे पास और ये मेरे पास 3 पेंटेनोन है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये है मेरे पास 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन। ये है मेरे पास 2 पेंटेनोन, 2 पेंटेनोन, राइट, 2 पेंटेनोन। अब देखिए आपको तो देख करके लगा होगा कि सर
ये तो पोजीशन भी डिफर कर रही है, रूट वर्ड भी सेम है, जो आपने पोजीशन की कंडीशंस बताई थी वो यहाँ फॉलो हो रही है, तो ये तो पोजीशन आइसोमर होने चाहिए। बच्चों याद रखिएगा कि जो हमारे पोजीशन आइसोमर्स होते हैं वो मेटामर्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसा कि ये एग्जाम्पल आपके सामने है। और हमें इस कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स को चूज करना पड़ता है। कैसे, किस कंडीशन में हम किस ऑप्शन को चूज करेंगे उसकी बात मैं अभी आपसे करूंगा। अगर कभी भी मेटामेरिज्म का एग्जांपल है तो मेटामेरिज्म ऑप्शन में दिखेगा, तो आप मेटामेरिज्म को प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि मेटामेरिज्म के एग्जांपल्स या तो चेन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल होते हैं या फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल होते हैं, बट प्रायोरिटी गिवन टू द मेटामेरिज्म। प्रायोरिटी किसको देनी है? आपको मेटामेरिज्म को देनी है। ध्यान रहेगी ये बात, दिमाग में रखनी है। अब बताओ, ये कीटोन था हमारे पास, कीटोन को मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 5 कार्बन। अगर आप कहोगे 4 कार्बन में काम चल जाता, तो नहीं चलता बेटा, क्योंकि 4 कार्बन होते तो आप इसको इधर करते तो ये सेम कंपाउंड हो जाता, इसीलिए काम नहीं चल पाता। इसलिए कीटोन में मेटामेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम 5 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब मैं इसके बाद आपसे बात करूं कि मेटामर्स में भी चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू मेटामेरिज्म। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो मेटामेरिज्म होती है उसके एग्जांपल्स चेन आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमेरिज्म के देखने में लगते हैं, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू द मेटामेरिज्म, ठीक है ना। इन ईथर्स फॉर मेटामेरिज्म, अब ईथर की बात करें कि ईथर में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए मेटामेरिज्म शो करने के लिए, तो देखें जरा, 1 2, और यहाँ पर मैंने ओ लगा दिया, यहाँ पर मैंने सी लगा दिया, ठीक। इसी का दूसरा आइसोमर हम सी और सी लगा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मिनिमम कितने कार्बन चाहिए हमें? ये मेटामर है हमारे, है ना। अच्छा, इसी का एक और बनाना हो तो मेटामर ऐसा बना सकते हैं, सी, है ना। भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बट एल्काइल ग्रुप इधर उधर हो रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा? मेटामर्स का। अब अगर इन दोनों को आप देखोगे तो ये पोजीशन के भी तो एग्जांपल है, सॉरी चेन के भी तो एग्जांपल है। इसमें प्रोपेन है, इसमें इथेन है, ये दोनों आपस में किसके एग्जांपल है? चेन के, है ना। और ये दोनों आपस में किसके एग्जांपल है? ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में पोजीशन के एग्जांपल है, पीआई शो करेंगे, ठीक। बट प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रायोरिटी तो मेटामेरिज्म को ही देनी है ना। चलो, अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपके क्या बनेंगे और क्वेश्चन आपका कैसा बनेगा उसकी मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, क्लियर कट इस चीज को समझिएगा। क्वेश्चन मेरे पास मैं लिखता हूँ यहाँ पर, CH3 CO CH2 CH2 CH3, एंड दूसरा कंपाउंड है CH3 CH2 CO CH2 और CH3, ठीक है ना। ये कंपाउंड है हमारे पास। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में ये बताना है कि अगर यही कंपाउंड हो और ऑप्शन का सेटअप कुछ इस तरीके से हो तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे। मान लो यही क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन ये है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपको आंसर देना है, तो कैसे करके आप आंसर करोगे? अब ध्यान देना, बहुत अच्छे से सीखना बच्चों, ध्यान देना, ध्यान देना। इधर देखिए, ये ऑप्शंस अगर आपके पास हो तो आप प्रायोरिटी किसको? मेटामर्स को दोगे। पोजीशन आइसोमर भी हैं ये दोनों एक दूसरे के, हमें दिख रहा है, तो हम जब बोथ ऑप्शन है तो हम बोथ लगा के चले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मेटामर्स तो ऑप्शन है, बट पोजीशन आइसोमर्स भी एग्जाम्पल है, लेकिन बोथ ऑप्शन नहीं दिया है, और इस कंडीशन में आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? मेटामर्स को। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेटामर्स। अब यहाँ पर पीआई पोजीशन आइसोमर, सीआई चेन आइसोमर, जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एफआई फंक्शनल आइसोमर, ठीक है ना। ये सब दिए, बट यहाँ मेटामेर्स नहीं दिए, मेटामेरिज्म नहीं दिया, तो हम किसको, किसकी तरह दिख रहा है? पोजीशन की तरह दिख रहा है, तो हम इसमें किसको? पोजीशन आइसोमेरिज्म को प्रायोरिटी दे देंगे और पोजीशन आइसोमेरिज्म लगा करके चले जाएंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, उन कंडीशन में कब आप पीआई बोलोगे, कब आप सीआई बोलोगे, कब आप जो है मेटामेरिज्म बोलोगे, इन सब चीजों को हमें याद रखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो मुझे लगता है अब बातें आपको क्लियर हो गई होंगी और आप क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। आइए बच्चों, अब बात करते हैं टॉटोमेरिज्म की, और इसके बाद लास्ट हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लास्ट पार्ट होगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फिर हम इतनी चीजों को डिस्कस करते हैं। टॉटोमेरिज्म जो है बच्चों, टॉटोमेरिज्म के बारे में, टॉटोमेरिज्म को इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट का नाम है लार। क्या है बच्चों? लार। टॉटोमेरिज्म को हम लोग प्रोटोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं और डेस्मोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्रोटोट्रॉपिज्म, क्यों बोलते हैं डेस्मोट्रॉपिज्म, और क्यों बोलते हैं डायनामिक आइसोमेरिज्म, इन सब पॉइंट्स पर अभी हम लोग आते हैं और इन पॉइंट को अभी हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जो हमारी टॉटोमेरिज्म है बच्चों, ये एक स्पेशल टाइप होता है। टॉटोमेरिज्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच अ सिंगल कंपाउंड एग्जिस्ट इन टू इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स, एक दूसरे में कन्वर्ट होने वाली फॉर्म जिनको इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स बोलते हैं, विच इज एग्जिस्ट इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है, इसीलिए इसको डायनामिक आइसोमेरिज्म बोला जाता है। ये प्रोटॉन के ट्रांसफर की वजह से होती है, इसीलिए इसको प्रोटोट्रॉपिज्म बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद नोट पॉइंट में आपको दिमाग में ये पॉइंट छाप लेना है एकदम, इस तरीके से हम पहचानेंगे कि टॉटोमर्स क्यों बनते हैं या टॉटोमेरिज्म किस वजह से अराइज होती है। तो बच्चों, टॉटोमेरिज्म अराइज होती है ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, एक्टिव हाइड्रोजन एटम और एसिडिक हाइड्रोजन एटम। और मैंने ये तीनों टर्म आपको जीओसी में सिखाए हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, ये होना जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो फिर हमारी आइसोमेरिज्म शो नहीं हो पाएगी, ठीक है ना।
एसिडिक हाइड्रोजन, कंस से लगा हाइड्रोजन, मैंने आपको पढ़ाया है जीओसी में, आपने लेक्चर अटेंड किए होंगे तो आपको समझ में आ रही होंगी ये बातें, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम आगे चले और डिस्कस करें तो मोस्ट कॉमन टाइप की जो टॉटोमेरिज्म हमको मिलती है देखने के लिए, वो कहां पर मिलती है, वो मिलती है कार्बोनिल कंपाउंड में। इसमें मिलती है बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड में मिलती है, ठीक, और वो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होती है। मोस्ट कॉमन टॉटोमेरिज्म कौन सी होगी, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगी। कंडीशंस क्या होती है उसके लिए ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से कवर करिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि टॉटोमेरिज्म पर क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं आपसे और आप क्वेश्चन खूब गलत करके भी आते हो, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर बहुत अच्छे से फोकस करना है आपको। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, आइए उस पर फोकस करते हैं कि किस कंडीशन में ये शो करेंगे। मोस्ट कॉमन टाइप की टॉटोमेरिज्म हमारी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो गई। कार्बोनिल कंपाउंड्स किस कंडीशन में शो करेंगे, तो उसके लिए कंडीशन लिखी है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से अल्फा गायब है, आप नोट डाउन कर लेंगे, वन अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, और वो कहां पर हो, वो हो सैचुरेटेड कार्बन एटम पर। सैचुरेटेड कार्बन एटम का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। चलिए एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से सीखते हैं, ऐसे बातें कुछ समझ नहीं आ रही, कैसे बनता है कीटो और इनॉल। आपको जीओसी में मैंने ये भी पढ़ाया था कि कीटो इनॉल में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी नंबर ऑफ जो है सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम रहते हैं, इसीलिए हम कभी कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म नहीं बनाएंगे, कीटो फॉर्म में ही आंसर बता करके चले आएंगे, यही बताया था। चलिए कैसे बनती है कीटो से इनॉल फॉर्म, तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है, मान लो मैं एसीटोन ले लेता हूँ, एसीटोन, तो ये देखिए जरा कीटो फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, एसीटोन की कीटो फॉर्म हो गई। और एसीटोन की अगर इनॉल फॉर्म की बात करें तो बच्चों ध्यान दो जरा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ का एक अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर जाता है, बस ऐसे ही होता है। आप कहोगे इधर से नहीं जा सकता था क्या, अगर है तो बिल्कुल जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, ठीक है ना बेटा। तो देखो बनेगा क्या कंपाउंड, मेरे पास कंपाउंड बनेगा CH2, और यहाँ पर आ जाएगा कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास OH, और यहाँ से आ जाएगा CH3, राइट। तो ये जो फॉर्म थी वो कौन सी फॉर्म थी बच्चों, कीटो फॉर्म थी, कौन सी फॉर्म थी, कीटो फॉर्म थी। और ये कौन सी फॉर्म बन गई, इनॉल फॉर्म बन गई, कौन सी, इनॉल फॉर्म, क्योंकि डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन और OH ग्रुप लगाए तो इसको बोलते हैं ऑल, तो इन पर ऑल लगाए तो इसलिए इसको बोलेंगे इनॉल, क्या बोलेंगे, इनॉल फॉर्म, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अच्छा उसके बाद हमने आपको एक पॉइंट बताया था, ऑल इनॉल्स शो टॉटोमेरिज्म, जितने भी इनॉल है वो टॉटोमेरिज्म शो कर रहे होंगे, मतलब कोई इनॉल अगर बन रहा है तो वो कीटो से ही तो बनेगा, और अगर उसके पास इनॉल फॉर्म भी है, कीटो फॉर्म भी है, तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट, कीटो एंड इनॉल फॉर्म्स हैव सेम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर्स, इसीलिए हमने आपको जीओसी में पढ़ाया था कि कभी भी हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट नहीं करेंगे इनॉल फॉर्म बना करके, हम उसी कीटो फॉर्म में ही आंसर बता देंगे, ठीक है, बातें क्लियर हुई, इतनी बातें समझी। अब आइए आगे की बात करते हैं। टॉटोमेरिज्म इन्वॉल्व्स एटॉमिक रीअरेंजमेंट एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉटोमेरिज्म और रिजोनेंस जो होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो टॉटोमेरिज्म में रीअरेंजमेंट होता है आपका एटम्स का भी और रीअरेंजमेंट होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स का भी, जैसा कि अभी आपने पीछे देखा था। जबकि रिजोनेंस में एटम्स का बिल्कुल भी कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, जबकि टॉटोमेरिज्म में एटम्स का भी रीअरेंजमेंट होता है। रिजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों से लेना देना होता है, इसीलिए यही दोनों में मेजर डिफरेंस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मेजर डिफरेंस पाया जाता है, और इसी की वजह से ये दोनों टॉटोमर्स और टॉटोमेरिज्म और जो है क्या रिजोनेंस डिफर करते हैं, है ना बच्चों। चलिए अब यहाँ पर एक स्पेशल एग्जांपल देखते हैं और उससे कुछ हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। स्पेशल एग्जांपल मतलब बहुत स्पेशल एग्जांपल है, ध्यान देंगे अच्छे से सीखेंगे। मेरे पास है CH3CO, CH2, CO, CH3, ठीक है ना, ये मेरे पास कंपाउंड है। अब मुझे इसका बनाना है इनॉल फॉर्म, कौन सा फॉर्म, इनॉल फॉर्म। तो भाई मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ से भी अल्फा हाइड्रोजन ले सकता हूँ, यहाँ से भी, अगर इस पर बनाता हूँ तो यहाँ से भी और यहाँ से भी। बट इस केस में याद रखिएगा, कभी ऐसा अगर केस आ जाता है तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, ऐसे केस में हमेशा इस CH2 ग्रुप से ही हमें हाइड्रोजन लेना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो CH2 ग्रुप है ये है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, कौन सा ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ये, कौन सा है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, बात समझ में आ गई। अब इससे अगर हम निकाल करके बनाते हैं तो क्या कंडीशन बनती है, क्या कंपाउंड बनता है, उसको देखेंगे। CH3CO, CH, डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर हो गया OH, ठीक, इस पर निकाल दिया हमने, ध्यान देंगे जरा, ठीक है ना। अच्छा OH को अगर मैं ऐसे करके लिख दूं बच्चों तो कोई प्रॉब्लम, OH लिख सकते हैं, यहाँ पर बचेगा मेरे पास CH3। अब यहाँ पर स्पेशल क्या था, स्पेशल क्या था, ध्यान देंगे जरा, ये देखिए ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस केस में ये तो मेरी कीटो फॉर्म थी और ये मेरी कौन सी फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है। तो जनरली अगर हम बात करते हैं तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, बट इनॉल फॉर्म कुछ केसेस में मोस्ट स्टेबल हो जाती है, जैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तब ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाए तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, एरोमेटिक करेक्टर डेवलप हो जाए तो ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो बताओ मोर स्टेबल होगा कि नहीं, कीटो से ज्यादा स्टेबल होगा। वैसे नॉर्मली क्या होता है, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, राइट। तो देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कीटो एंड इनॉल फॉर्म की बात करें तो इन जनरल मैं आपको क्या बता रहा था, इन जनरल कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, ठीक है। कीटो फॉर्म क्या होती है, ज्यादा स्टेबल किससे, इनॉल फॉर्म से, बट इनॉल फॉर्म इज स्टेबलाइज बाई, इसके स्टेबलाइज की जा सकती है, वो आपकी इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइज हो सकती है इनॉल फॉर्म, रीजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से हो सकती है और एरोमेटिक करेक्टर की वजह से हो सकती है। बताएं बातें समझ में आ रही हैं आपको, इतना क्लियर किया आपने। चलिए इसके बाद आगे आते हैं बच्चों, मैक्सिमम इनॉल कंटेंट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम इनॉल कंटेंट कैसे बताएंगे। तो बच्चों याद रखिएगा कि मैक्सिमम इनॉल कंटेंट जो होता है वो तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो एरोमेटिक करेक्टर पर डिपेंड करता है, दूसरा नंबर ऑफ सीओ बॉन्ड पर डिपेंड करता है, अगर नंबर ऑफ सीओ बॉन्ड भी सेम हो जाए तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है। बात समझ रहे हैं, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी आपको ध्यान रखने होंगे कि कितने हैं, नंबर ऑफ सीओ बॉन्ड भी देखने होंगे, एरोमेटिक करेक्टर भी देखना होगा, और आपको ये सीक्वेंस में यूज करना है, पहले एरोमेटिक करेक्टर देखना है, फिर नंबर ऑफ सीओ बॉन्ड देखना है, फिर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखना है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉटोमेरिज्म पॉसिबल, किस किस में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, किस किस में टॉटोमेरिज्म नहीं पॉसिबल है, तो उसी को हम देखेंगे। अच्छा एक बात और सुन लीजिए बच्चों, देखें मैंने आपसे कहा कि कार्बोनिल कंपाउंड में एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन सैचुरेटेड कार्बन एटम पर होना चाहिए, तो देखिए वन अल्फा हाइड्रोजन सैचुरेटेड कार्बन एटम पर है तो ठीक है, अगर अल्फा पोजीशन पर नहीं है और सैचुरेटेड कार्बन एटम पर है बट वो पोजीशन मेरी बीटा है या फिर वो गामा है तो भी चलेगा, तो भी जो है टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है ना। अल्फा पर हो, बीटा पर हो, गामा पर हो, लेकिन सैचुरेटेड कार्बन एटम पर अगर अल्फा हाइड्रोजन पाया जा रहा है तो वहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। चलो मैं एग्जांपल लिखता हूं, आप आंसर बताओगे। HCHO मैंने बोला बच्चों, HCHO, बताओ इसमें टॉटोमेरिज्म पाई जाएगी क्या। आप कहोगे सर इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, मैंने कहा तो नहीं पाई जाएगी ना, नहीं पाई जाएगी। अच्छा दूसरा मैंने कहा मेरे पास है CH3CH2CHO, भाई इसमें तो पाई जाएगी, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास है तीसरा CH3COCH3 एसीटोन, CH3COCH3, भाई इसमें तो बम्पर है अल्फा हाइड्रोजन, है ना, एक ही चाहिए, छह छह अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये तो शो करेगा ही करेगा, ठीक है। भाई यहाँ पर कट क्यों लगाए हो बताओगे जरा, ये तो शो करेगा ना, ये तो शो करेगा तो क्यों कट लगाए हो। चलो तो ये तो शो करेगा, अल्फा हाइड्रोजन पाया जा रहा है। अच्छा उसके बाद मान लो कुछ अच्छे कंपाउंड बना के देख ले, जैसे मान लो मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और ये, तो बताओ इसमें ये शो करेगा कि नहीं करेगा। आपका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तो है लेकिन सैचुरेटेड कार्बन एटम पर नहीं है, ये कार्बन कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है, तो ये शो नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा इसके बाद मान लो कि मैंने कहा मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड, मान लो कि हमारे पास में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये है, ये है, ठीक है। तो बताओ क्या ये शो कर सकता है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसमें इस वाले पर तो हाइड्रोजन है ना, तो ये आपका शो कर सकता है, ठीक, यहाँ से शो कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा इसके बाद मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास मान लो ये पांचवा था, ये छठा हो जाएगा, मेरे पास मान लो ऐसा एक कोई कंपाउंड है जिसके ऊपर COH लगा है, क्या ये शो कर पाएगा, नहीं, इसमें तो कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन तो है बट सैचुरेटेड पर नहीं है, कैसे पर है, sp2 हाइब्रिडाइज पर है। बात समझ में आ रही है। अच्छा ठीक है, बताओ ये शो करेगा या नहीं करेगा। यहाँ से है हमारे पास CH डबल बॉन्ड CHOH, बताओ जरा ये शो करेगा, बोलो ये शो करेगा। आप कहोगे सर ये तो इनॉल फॉर्म ही है और इनॉल फॉर्म तो सभी शो करते हैं, टॉटोमेरिज्म तो बिल्कुल करेगा शो। बात समझ में आ रही ना, कैसे हो रही है शो। चलो और बना के देखो जरा, ये हो गया सातवां कंपाउंड, आठवां कंपाउंड देखते हैं, C डबल बॉन्ड O,
क्या ये शो करेगा? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल करेगा शो, क्योंकि यहाँ से इधर से गुंजाइश है इसे शो करने की। तो ऐसे ऐसे करके बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और आप बार बार यही बोलते रहोगे कि हाँ ये शो कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन आप देख रहे हो, जो जो कंडीशन पाई जा रही हैं उन कंडीशन में ये शो कर सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे चल के देखते हैं, सीखते हैं। नोट पॉइंट में हमारे पास वही पॉइंट मिलेगा जो मैंने आपको बताया था, कौन सा वाला? आरसीएन और आरएनसी वाला। ठीक है, तो आरसीएन क्या है बच्चों और आरएनसी क्या है? आरएनसी, ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर है? एफआई, फंक्शनल आइसोमर है, राइट। बट इसकी बात कर रहे हैं हम, HCN एंड HNC, ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर है? तो बिल्कुल गलती से भी आप इनको एफआई मत बताइएगा, ये दोनों हैं एक दूसरे के टॉटोमर्स। क्यों है टॉटोमर्स? क्योंकि इनमें पाया जा रहा है एसिडिक हाइड्रोजन और उसका माइग्रेशन हो सकता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद है अमाइड इमिडॉल टॉटोमेरिज्म। तो बच्चों ये पाई जाती है यूरिया में। किसमें पाई जाती है? यूरिया में। अमाइड इमिडॉल टॉटोमेरिज्म किसमें पाई जाती है? यूरिया में पाई जाती है। क्या होता है अमाइड और क्या होता है इमिडॉल, देख लेते हैं जरा। NH2CONH2, ये क्या होता है? यूरिया का होता है फॉर्मूला, है ना बच्चों? यूरिया का फॉर्मूला होता है ना NH2CONH2, राइट। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? बनाने वाले हैं इसका टॉटोमर। तो टॉटोमर कैसे बनाएंगे? यही हाइड्रोजन, इसी को हम यहाँ माइग्रेट करा दें। मतलब मैं कह रहा हूँ ऐसे बना लो, NH डबल बॉन्ड COH और NH2 और NH2। बात समझ में आ गई? तो ये जो होते हैं ये भी शो करते हैं हमारे कौन सी टॉटोमेरिज्म? अमाइड इमिडॉल। भाई कौन सा अमाइड है कौन सा इमिडॉल है ये तो बता दो। तो ये है आपका क्या बच्चों? अमाइड। और ये क्या है आपका? इमिडॉल। अमाइड और इमिडॉल, बात समझ में आ गई? चलिए, तो आपने अमाइड इमिडॉल भी सीख लिया। इसी तरीके से अब हम लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट पर पहुंच चुके हैं, जो कि है हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। कौन सा बच्चों? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो चलिए, रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी एक स्पेशल टाइप की फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है। क्या होती है बच्चों? स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, शोन बाई एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन्स। क्यों एल्कीन्स और साइक्लो एल्केन्स शो करते हैं? क्योंकि इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो पाया जाता है सेम, इसीलिए ये एल्कीन्स और साइक्लो एल्केन्स शो करते हैं। ठीक है ना बच्चों? अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने पेश करते हैं, उन एग्जांपल्स को आप देखिए और बातों को समझिए। जैसे मैंने कहा आपसे कि आप मुझे बताइए कि कितने आइसोमर्स बनेंगे इस दिए गए कंपाउंड में। C4H8, ये है मेरे पास कंपाउंड, और आपको बताना है इस कंपाउंड में कितने आइसोमर बनने वाले हैं। तो आप जानते हो कि ये जो है एल्केन, साइक्लो एल्केन्स भी बनाएगा और एल्कीन्स भी बनाएगा। ठीक है ना? साइक्लो एल्केन्स भी बनाएगा और एल्कीन्स भी बनाएगा। तो कितने आइसोमर बनाएगा एल्कीन्स के, इधर लिखेंगे। कितने आइसोमर्स बनाएगा एल्केन साइक्लो एल्केन्स के, इधर लिखेंगे। ठीक है ना? तो दो तरीके के आइसोमर्स ये बनाएगा बच्चों। एक तो बनाएगा ये एल्कीन्स, क्योंकि ये एल्कीन्स के जनरल फार्मूला में फिट हो रहा है। और ये क्या हो जाएगा? साइक्लो एल्केन्स, राइट। साइक्लो एल्केन्स। तो देखो जरा कितनी बनेंगी हमारे पास एल्कीन्स। मेरे पास एक तो एल्कीन सिंपल सी ये बन सकती है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। एक तो ये बन सकती है, दूसरी कौन सी बन सकती है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये बन सकती है। एक बन सकती है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3। तो क्या होगा यहाँ से? ये बनाएगा हमारा सिस और ट्रांस। ठीक है ना? सिस और ट्रांस शो करेगा ये। बात समझ में आ रही? क्योंकि यहाँ से क्या है, इसमें अभी सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अभी पढ़ाएंगे आपको, जब स्टीरियो आइसोमेरिज्म अभी स्टार्ट करेंगे हम तो वहां पर देखेंगे। ठीक है ना? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि सिस ट्रांस शो करने की क्या कंडीशन होती है। फिलहाल में आपने ये जान लिया कि 4 आपकी एल्कीन बनेंगी। कुछ लोग कह रहे हैं सर 3 बनी, बेटा एक सिस होगा, एक ट्रांस होगा और 2 ये होगा। तो टोटल 4 एल्कीन्स बनेंगी और 2 जो है आपके वो एल्केन्स बनेंगे, साइक्लो एल्केन्स। ठीक है ना? कौन कौन से 2 साइक्लो एल्केन्स बनेंगे? ध्यान देना जरा। एक तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा, ये बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, C4H8 में। और दूसरा क्या बन जाएगा? दूसरा आपके पास बन जाएगा ये कंपाउंड। ठीक है ना? तो 2 आइसोमर हमारे साइक्लो एल्केन्स के बन जाएंगे। तो बताओ 2 साइक्लो एल्केन बने, 4 एल्कीन बने, टोटल इसके आइसोमर्स कितने बन गए बच्चों? 6 आइसोमर। ठीक, अब अगर एल्कीन पूछेगा तो 4, साइक्लो एल्केन पूछेगा तो 2, और टोटल पूछेगा तो 6 आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है ना? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है?
वो हम आपको पहले ही क्लासिफिकेशन के टाइम पर बता चुके हैं, इसलिए अब हम यहाँ पर डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होती है वो किस वजह से अराइज होती है, तो याद रखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसकी वजह से बच्चों, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से, और हिंडर्ड रोटेशन भी इसी को बोल सकते हैं, और इसी को हम फ्रोजन रोटेशन बोल सकते हैं। तो बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसकी वजह से अराइज होती है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, हिंडर्ड रोटेशन और फ्रोजन रोटेशन की। अब ये बच्चों जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है ये क्या होता है, कहां से आता है, कैसे पता चलेगा कहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया जा रहा है? तो देखेंगे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराइजेस ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ क्या, अनहाइब्रिडाइज्ड 2p-z ऑर्बिटल। क्या चीज? 2p-z ऑर्बिटल के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है हमारा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जिससे हमारा पाई बॉन्ड बनता था, जो कि मैंने आपको जीओसी में पढ़ाया था कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, वही रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। उसी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होती है, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो होता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड 2p-z ऑर्बिटल की वजह से होता है, जिससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इतनी बातें आपने समझ ली। इतनी बातों को समझने के बाद अब हम बात करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस किस कंपाउंड में पॉसिबल है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारी एल्कीन्स में पॉसिबल होती है। एल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस किस कंडीशन में पॉसिबल होती है, उस चीज को हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो देखेंगे एल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, ये एल्कीन हो गई, इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली होंगी, इसकी 2 वैलेंसी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्बन की वैलेंसी जो 4 होती है, इस 4 वैलेंसी में ये जो कार्बन है, इस कार्बन की ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट एटम्स और ग्रुप से सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे ए बी से जुड़ी है, ये दोनों वैलेंसी भी हमारी डिफरेंट एटम और ग्रुप से सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो ए और बी इस पर आ गया है वो ए और बी इस पर नहीं हो सकता है, वो हो सकता है, बट एक ही कार्बन के दोनों एटम्स और ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो हम ये समझ गए हैं कि अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उस पर दोनों एटम्स या ग्रुप सेम नहीं लगे हैं, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो ये हुई एल्कीन्स की बात। अब बात करते हैं ऑक्सिम्स की। तो ऑक्सिम्स, कौन से ऑक्सिम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं? ऑक्सिम्स के बारे में पीछे भी पढ़े हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे हम लोग। तो ऑक्सिम्स जो होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं बच्चों? C डबल बॉन्ड NOH, जो कि हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कराने से बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा कोई ए हो और यहाँ पर कोई बी हो, मतलब फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप जुड़े होने चाहिए। तो इस कंडीशन में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है एजो कंपाउंड। जो एजो कंपाउंड होते हैं वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। कौन से होते हैं एजो कंपाउंड? तो एजो कंपाउंड होते हैं हमारे पास नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पर 2 वैलेंसी खाली। ये जो है एजो कंपाउंड है। याद रखिएगा एजो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए ए और ए होना चाहिए, मतलब ये सेम ग्रुप होने चाहिए, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो पाएगी। बच्चों एक चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ट्रिपल नहीं, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, है ना, क्योंकि वैलेंसी ज्यादा हो रही है उसकी, डबल बॉन्ड आ जाएगा एजो कंपाउंड। बात समझ में आई? बात क्लियर हुई? लास्ट है हमारे पास साइक्लो एल्केन्स। तो कौन से साइक्लो एल्केन्स शो कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ऐसे साइक्लो एल्केन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं जिसमें यहाँ पर जुड़ने वाले ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट हो, ए और बी हो। इस पर जुड़ने वाले दोनों के दोनों ग्रुप जो हों वो अलग अलग हों, ए और बी हो। तो इस कंडीशन में साइक्लो एल्केन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर मेन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारी एल्कीन्स में पाई जाती है उसके बारे में पढ़ना है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन एल्कीन, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर आइसोमेरिज्म होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन की कंडीशन क्या बताई मैंने? ईच sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन शुड हैव 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप होने चाहिए, जैसा कि पीछे मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? चलिए, इतनी बात क्लियर होने के बाद ये मेरे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, आपको इसमें बताना है कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है और कौन नहीं शो कर सकता है। तो बच्चों ये बिल्कुल भी शो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम है, सेम है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर, तो ये शो नहीं करेगा। यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन सेम है इस कार्बन पर, इसलिए ये भी शो नहीं करेगा। इसमें देखोगे तो यहाँ पर भी 2 सेम है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर, ये भी शो नहीं करेगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये शो करेगा, ये बच्चों यहाँ पर 3 होगा, ठीक है ना, बैलेंसी पूरी करोगे तो ये शो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि देखें इस पर एक कार्बन जुड़ा है, दूसरा क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन। एक कार्बन से जुड़ा है CH3 से और दूसरा हाइड्रोजन से, एक H से जुड़ा है, एक CH3 से जुड़ा है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। बच्चों क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है तो यही पहले ऑप्शन में लिखा मिलता है आपको, 2 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। बहुत बार इसने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में शो की है, ये करता है शो, ठीक है। मतलब इससे ये है कि ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया? चले
नॉन सब्स्टिट्यूटेड, नोट करके लिखा है, नॉन सब्स्टिट्यूटेड टर्मिनल एल्कीन नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या मतलब है इस बात का? मतलब कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, नॉन सब्स्टिट्यूटेड हो गया, टर्मिनल एल्कीन हो गया, तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन ही पाए जाएंगे उस पर, इसलिए नॉन सब्स्टिट्यूटेड टर्मिनल एल्कीन जो होती है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती है। ठीक है ना? इसके बाद क्वेश्चन है अपन लोग के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? कौन सा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? ये अपने पास चार ऑप्शन भी हैं। चलिए जल्दी से कंपाउंड बनाते हैं और देखते हैं कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन की बात कर रहा है, तो बेटा देखो जरा, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन ऐसे करके हो जाएगा, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। यहां से तो ये शो करेगा, बट यहां से देखिए दोनों कार्बन कार्बन मतलब दोनों CH3 हो जाएंगे, तो ये शो नहीं करेगा। 2 मिथाइल 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटीन, इसको देखते हैं। ये ब्यूटीन 2 पर मिथाइल 3 पर मिथाइल, तो ये तो कहीं से भी शो नहीं करेगा, है ना? ये कहीं से भी शो नहीं करेगा, दोनों सेम हो गए। 1 फिनाइल प्रोपीन, क्या बच्चों? 1 फिनाइल प्रोपीन, तो 1 फिनाइल प्रोपीन बना के देखो जरा, CH3, यहां से हो जाएगा आपके पास CH डबल बॉन्ड C6, यहाँ से हम यहीं पर लगा लेते हैं C6H5 बेंजीन मतलब फिनाइल, और यहाँ H। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से दोनों वैलेंसी डिफर कर रही है, यहाँ से भी दोनों वैलेंसी डिफर कर रही है, इसका मतलब ये शो करेगा। ठीक, अगला है एसिटाइलिन डाइब्रोमाइड, तो एसिटाइलिन डाइब्रोमाइड, एसिटाइलिन डाइब्रोमाइड HBr, ये हो गया हमारे पास H, ये हो गया Br, तो ये भी हमारा क्या कर रहा है? शो कर रहा है, तो ये भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। चलिए इसके बाद एक पॉइंट हमारे पास में है कि लीनियर शेप होने की वजह से एल्कीन नहीं बच्चों, यहाँ एल्काइन होगा, है ना? लीनियर शेप होने की वजह से एल्काइन नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एल्काइन नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि एल्काइंस जो होती हैं उनका शेप कैसा होता है? लीनियर होता है, तो एल्काइंस जो होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती हैं, किसकी वजह से? लीनियर शेप होने की वजह से। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद हम आपसे बात करें कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे शो करते हैं वो सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, वो सिस और ट्रांस हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? तो ध्यान दीजिए, C डबल बॉन्ड C, यहां से मेरे पास मान लो CH3 H और CH3। ठीक है, ये है सिस 2 ब्यूटीन। ठीक है, सिस 2 ब्यूटीन क्यों है? ये सिस क्यों है, इस बात को समझना है, तो ध्यान दो। सिस इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि देखो, जो हमारे सेम ग्रुप्स होते हैं सेम प्लेन में अगर पाए जाते हैं, जब हम उसको डबल बॉन्ड से इस तरीके से तोड़ते हैं, तो सेम ग्रुप इन सेम प्लेन मिलेंगे, तो इसको बोलेंगे सिस। क्या बोलेंगे? सिस बोलेंगे। बात समझ आ रही है? और अगर सेम ग्रुप हमारे जो होते हैं वो डिफरेंट प्लेन्स में मिल जाते हैं, जैसे ये CH3 हो गया और दूसरा CH3 मेरा यहाँ पर पाया जा रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पर पाया जा रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पर पाया जा रहा है, अगर ऐसा है तो ये हमारा होगा ट्रांस। क्या होगा बच्चों? ट्रांस, क्योंकि इसको जब यहाँ से देखोगे तो सेम ग्रुप इन द डिफरेंट प्लेन मिल रहे हैं। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रांस बोलेंगे। बात समझ में आई? देखिए, सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर करने के लिए कम से कम दो ग्रुप हमारे पास क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर दो ग्रुप सेम नहीं होंगे तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि ये सिस है ये ट्रांस है? ठीक है ना? तो सिस ट्रांस के लिए हमारे पास एटलीस्ट दो ग्रुप जो है वो कैसे होने चाहिए? वो होने चाहिए हमारे सेम। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर की आपने। आइए अब आगे बात करते हैं फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड की। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फ्यूमेरिक एसिड है और जो मैलिक एसिड है इनमें क्या सिमिलरिटी पाई जाती है, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। तो देखिए, जो हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, यहाँ पर H और यहाँ पर COOH और यहाँ पर H होता है। ठीक है ना? और जो मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड कैसा होता है? C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर पाया जाएगा COOH, यहाँ पर COOH, यहाँ पर H, यहाँ पर H। दोनों का फॉर्मूला तो सेम होता है बट अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। अब देखो, इस अरेंजमेंट के बेसिस पर ये तो तुम्हारा हो जाएगा ट्रांस, क्या हो जाएगा? ट्रांस, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा सिस। क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। तो मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड जो होते हैं वो एक दूसरे के सिस ट्रांस आइसोमर होते हैं। ठीक है ना? तो मैलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फ्यूमेरिक एसिड। नोट करने वाला पॉइंट है, मैलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फ्यूमेरिक एसिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द
मैलिएट आयन। मैलिएट आयन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन की वजह से जो मैलिक एसिड होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू फ्यूमेरिक एसिड। बात समझ में आ गई? ये पॉइंट अच्छा है, याद रखने वाला पॉइंट है आपका। चलिए अब बच्चों इसी तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं डाइपोल मोमेंट का। किसका कंपेयर करते हैं? डाइपोल मोमेंट का, सिस ट्रांस में और जो ट्रांस में हमारे पास सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ट्रांस होते हैं उनमें। जैसे मेरे पास सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पर Cl Cl H और H है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा कंपाउंड है मेरे पास सी सी, यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है H, यहाँ पर है H, ठीक है ना। एक तीसरा भी कंपाउंड मेरे पास में है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर है H मेरे पास, यहाँ पर है मेरे पास H, यहाँ है Br और यहाँ पर है बच्चों Cl, ठीक है ना। अब हमें इनका डाइपोल मोमेंट देखना है, ठीक। यहाँ देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा लीना टू मीना होती है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मींस लीना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मींस मीना। लीना से मीना होती है, ठीक है। तो यहाँ होगी इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो यहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी। क्लियर है? ठीक। अब अगर मैं कहूँ कि ये मेरा म्यू1 है, ये मेरा म्यू2 है, तो डाइपोल मोमेंट एक क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये फॉर्म आपकी सिस फॉर्म है, ठीक। ये आपकी सिमेट्रिकल ट्रांस है, ये दोनों ग्रुप सेम लगे हैं, ये दोनों ग्रुप सेम लगे हैं, तो ये सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल ट्रांस है। और ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल ट्रांस है, राइट। तो देखो जो सिस है और जो हमारे पास सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ट्रांस है, इसमें अगर मैं म्यू नेट निकालूं, म्यू टोटल निकालूं, तो मेरा क्या निकलेगा? म्यू1 प्लस म्यू2, राइट। मतलब ये कभी भी जो है इसका म्यू जीरो नहीं आ सकता, नॉट इक्वल टू जीरो। इसके केस में क्या है? म्यू इज इक्वल टू जीरो आएगा। कैसा आएगा? जीरो आएगा। इसके केस में म्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। बट अगर मैं आपसे बात करूं, म्यू रिजल्टेंट की बात कर रहा था भाई आपसे, ठीक है ना, म्यू रिजल्टेंट या म्यू टोटल की बात कर रहे थे। तो म्यू रिजल्टेंट यहाँ पर भी नहीं है जीरो, यहाँ पर भी नहीं है, बट यहाँ का जो म्यू होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, वो ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ऐड हो रहे हैं, यहाँ एक दूसरे को कैंसिल तो कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कैंसिलेशन होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है हमेशा और हमेशा पोलर होगा। सिस एल्कीन ऑलवेज पोलर, सिमेट्रिकल ट्रांस जो है ऑलवेज नॉन पोलर, और अनसिमेट्रिकल ट्रांस इज पोलर बट लेस पोलर देन सिस, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अगर ऑर्डर बनाए बच्चों, तो ऑर्डर बनेगा मेरे पास म्यू सिस सबसे ज्यादा होगा, फिर म्यू अनसिमेट्रिकल ट्रांस, अनसिमेट्रिकल ट्रांस, फिर म्यू सिमेट्रिकल ट्रांस होगा, ठीक है ना। म्यू सिमेट्रिकल ट्रांस होगा, यहाँ से डाइपोल मोमेंट म्यू सिमेट्रिकल ट्रांस का तो जीरो होता है, ठीक है ना। तो ये है आपका पोलैरिटी के बारे में, डाइपोल मोमेंट के बारे में पूरी बातें आप लोगों ने सीख ली। चले अब इसके बाद जो बातें आपको बताई गई, सिस एल्कीन इज ऑलवेज पोलर। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ट्रांस एल्कीन में और मे नॉट बी पोलर, जिसमें अनसिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन जो होती है वो पोलर होती है और सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन जो होती है वो नॉन पोलर होती है, ठीक है ना। सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन नॉन पोलर और अनसिमेट्रिकल ट्रांस सिस एल्कीन, सॉरी यहाँ पर सिस नहीं बच्चों, यहाँ पर होगा अनसिमेट्रिकल ट्रांस, अनसिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन, अनसिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन, ये कैसी होती है? पोलर होती है। बातें समझ में आ रही हैं? चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं EZ नॉमेनक्लेचर। जो एल्कीन का EZ नॉमेनक्लेचर होता है वो क्या होता है, और E कब बोलते हैं, Z कब बोलते हैं, उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए EZ नॉमेनक्लेचर जो होता है वो प्रायोरिटी रूल पर बेस्ड होता है, जिसको हम लोग कहानी इन्वॉल्व पीरिलॉग रूल बोलते हैं, ठीक। अब प्रायोरिटी कैसे डिसाइड की जाती है, प्रायोरिटी के रूल्स क्या होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों प्रायोरिटी हम लोग डिसाइड करते हैं एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। जैसे मैं कहूंगा प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। बच्चों ये अच्छे से समझिएगा क्योंकि आरएस कॉन्फ़िगरेशन में भी यही यूज किया जाएगा। प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर ज्यादा तो प्रायोरिटी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। जैसे आई Br Cl F, इसमें मैं अगर कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आई की, फिर Br की, फिर Cl की, फिर F की। ऐसा क्यों? क्योंकि आई का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। अगर एटॉमिक नंबर कभी कभी सेम हो जाए, सेम किसके केस में होता है? आइसोटोप्स के केस में, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ आइसोटोप्स हम क्या कहते हैं, प्रायोरिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है बच्चों?
एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर की जगह क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। अगर आइसोटोप का केस है तो एटॉमिक नंबर सेम होगा, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है एटॉमिक मास से। ठीक, जैसे एग्जांपल इसका ले लो, मैंने कहा 1H1, 1H2, 1H3, सबका एटॉमिक नंबर सेम है, तो हमें इसमें प्रायोरिटी बतानी है, तो हम कैसे बताएं? तो बताओ, जिसका मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, ये बन जाएगा मेरा ऑर्डर। बातें समझ में आई? तो इस तरीके से ले लेंगे। दो बातें हो गई। तीसरी बात जो है हमारे पास, इसको हम रफ कर देते हैं। दो बातें समझ चुके हैं आप। तीसरी बात है हमारे पास, व्हेन टू सेम एटम्स आर अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, देन प्रायोरिटी इज डिसाइडेड बाय नेक्स्ट एटम। तब हम क्या करते हैं उस केस में? उस केस में हम, जिस केस में पहला पहला एटम सेम हो गया, तो अब हमें उस केस में सेकेंड एटम को, मतलब नेक्स्ट एटम को देखना है। ठीक है, इसके बाद लास्ट इसका जो रूल है वो है मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स हैव हायर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्डेड एटम। जो मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स होंगे उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू सिंगल बॉन्डेड एटम्स। ठीक, ये चार बातें हैं प्रायोरिटी डिसाइड करके, और फिर सिंपल सा सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, उसका नाम लिख देते हैं। ठीक है ना? तो चलिए जरा ई जेड नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं, नाम लिखते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ई का जो मतलब होता है वो क्या होता है, यहां से समझेंगे जरा। जो ई बोलते हैं हम लोग, ई का मतलब क्या होता है? ई का फुल फॉर्म होता है बच्चों, इंटेगेगन। इंटेगेगन, ठीक है। और जो जेड होता है, जेड का फुल फॉर्म होता है जुसेमन। जुसेमन, ठीक है। ये जो ई है, इंटेगेगन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांस बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंटी बोल सकते हैं, है ना? क्या बोल सकते हैं? एंटी बोल सकते हैं। और इसी का मतलब होता है अपोजिट। एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट, है ना? अच्छा, जुसेमन ये हमारा सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सिस। इसी को हम लोग सेम बोल सकते हैं, है ना? और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिन बोल सकते हैं। सिन एंटी नॉमेनक्लेचर भी आप लोग पढ़ोगे, अभी दिखाएंगे हम आपको कैसे पढ़ा जाता है। बात क्लियर हो गई? तो ये है इनके मीनिंग। अब हम लेंगे एक एग्जाम्पल और उस एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। चलिए, तो अपने पास कुछ इस तरीके से है, सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पर मेरे पास लगा है बच्चों बी आर, यहाँ पर मेरे पास लगा है आई, यहाँ पर मेरे पास लगा है सी एल, और यहाँ पर लगा है एफ। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि ये जो मेरा कंपाउंड है ये मेरा ई है या फिर जेड है। तो कैसे बताएंगे हम? इन दोनों में देखेंगे तो हायर प्रायोरिटी हमारी कहाँ पर आ रही है? यहाँ पर, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? ज्यादा। और यहाँ पर देखेंगे तो हायर प्रायोरिटी हमारी कहाँ आ रही है? यहाँ पर। हायर प्रायोरिटी क्यों आई? क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अब हम इसको अगर देखें तो हायर प्रायोरिटी हमारी कहाँ पर है? डिफरेंट प्लेन्स में है। डिफरेंट प्लेन में है मतलब अपोजिट प्लेन में है, और अपोजिट में है तो इसको इंटेग्रेगन बोलेंगे। मतलब ये जो होगा मेरा वो ई होगा। ई होगा मतलब ट्रांस होगा। बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो आप बच्चों? तो देखो जरा दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। माना मेरे पास ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन से आई लगा है, इस कार्बन से बी आर लगा है, और इस कार्बन से एफ लगा है, तो यहाँ से सी एल लगा है। अब इस कंपाउंड को देखेंगे तो यहाँ से देखोगे तो हायर प्रायोरिटी आपकी यहाँ जाने वाली है, और हायर प्रायोरिटी इसकी यहाँ जाने वाली है। तो हायर प्रायोरिटी आपकी बार देखोगे तो कहाँ है? सेम प्लेन में है। इसका मतलब ये क्या है? जेड है। और सिस भी बोल सकते हो इसको। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? सिस और ट्रांस नॉमेनक्लेचर करते हैं, ये हमें रखना है याद। बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर कर पा रहे हैं? चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल करते हैं और उसको सीखते हैं। ठीक, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। अब इसमें हमें बताना है इजेड नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहली चीज तो बच्चों यहाँ पर ये तय कर लो कि कहाँ कहाँ निकलेगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब बताओ किस किस पोजीशन पर निकल सकता है? तो भाई एक तो पोजीशन नंबर 2 पर और 3 पर, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहीं देखेंगे। तो यहाँ पर देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखने के लिए, यहाँ पर बताओ हाइड्रोजन मानोगे कि नहीं? वैलेंसी 4 करोगे। यहाँ पर हाइड्रोजन मानोगे कि नहीं? मानोगे। और यहाँ पर क्या कुछ लगा है? ये ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा लगा हुआ। ठीक है, कुछ नहीं लगा, तो ये हमारा CH3 होगा ना। टर्मिनल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? CH3 को ना। ये भी तो मेरा CH3 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो हायर प्रायोरिटी तुम्हारी कहाँ जा रही है? तो आप कहोगे सर हायर प्रायोरिटी अपन लोग की नीचे जा रही है। जा रही है। अब इस कंपाउंड में यहाँ पर देखो कार्बन नंबर 3 पर हायर प्रायोरिटी कहाँ जा रही है? नीचे, क्योंकि इधर तो कार्बन है। बताओ अब ये 2 पोजीशन पर आपको जो देखने के लिए मिल रहा है वो क्या? सेम सेम प्लेन में है। सेम प्लेन में होता है तो जेड बोलते हैं।
तो 2 पर मिल रहा है Z। बात समझ में आई। अब उसके बाद 4 पर देखो, तो 4 पर देखो यहाँ पर क्या मानोगे बेटा, हाइड्रोजन मानोगे, और यहाँ पर क्या मानोगे, हाइड्रोजन मानोगे। ठीक, अब इसके बाद हायर प्रायोरिटी यहाँ पर नीचे आती है, और यहाँ पर देखोगे तो हायर प्रायोरिटी ऊपर जाती है। ठीक है ना, तो हायर प्रायोरिटी चली गई कहाँ, ऊपर। अब ये अपोजिट प्लेन में, इसका मतलब कार्बन नंबर 4 पर जो है वो क्या मिल रहा है देखने के लिए, कार्बन नंबर 4 पर अपोजिट मिल रहा है, मतलब ई मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। अब जो सही आंसर होगा इसका वो क्या होगा, 2Z, 4E, ये होगा इसका सही आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि EZ नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। राइट बच्चों, चलिए तो चले आगे चलते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम्स। ऑक्सिम्स में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है वो कैसे पता लगाई जाती है, और ऑक्सिम का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि ऑक्सिम ऑक्सिम बहुत देर से हम लोग कर रहे हैं, बट ऑक्सिम बनते कैसे हैं, होते कैसे हैं, हमें नहीं पता। तो अब हम इनके बारे में पता करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम्स। ऑक्सिम्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद हाइड्रोक्सिल अमीन। चलो अब इस रिएक्शन को करा के देख लेते हैं कैसे होती है, बाकी आगे मिलेगा तो मिलता है। बच्चों बोलो, कार्बोनिल ग्रुप यही है अपना, कार्बोनिल ग्रुप। इसकी रिएक्शन किसके साथ, NH2OH के साथ। किसके साथ बच्चों, NH2OH के साथ। ये हो गया NH2OH, इसके साथ करानी है। और ये रिएक्शन जो है स्पेसिफिक कंडीशंस पर होती है। कंडीशन होती है 3.4, 3.1 से 4.1 तक पीएच होना चाहिए। 3.1 से 4.1 होना चाहिए इसका पीएच। बात समझ में आई। स्लाइटली एसिडिक पीएच होना चाहिए। यहाँ से होगा क्या, कुछ खास नहीं होगा, ये H2O निकलेगा यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से H2O निकलेगा और बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से, C डबल बॉन्ड NOH। बच्चों याद करो, ऑक्सिजन ऐसे ही हुआ करते थे शकल और सूरत में। अब अगर ये दोनों वैलेंसी मेरी, ये पहले से मेरे पास एल्डिहाइड था तो ये एल्डोक्सिम भी बन सकता है, और अगर ये पहले से कीटोन था तो कीटोक्सिम बनेगा। तो ये दो तरीके का हो सकता है, एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम, एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम। अब इसकी कंडीशन क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की, तो ध्यान देंगे। कंडीशन है ओनली दोज ऑक्सिम्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन विच sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज अटैच्ड विद टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। मैंने कहा कि ये जो वैलेंसी आपकी खाली है, ये दोनों वैलेंसी दोनों डिफरेंट एटम्स और ग्रुप से सेटिस्फाई होगी, तभी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। पीछे भी ये बात हो चुकी है। बात क्लियर है बच्चों, चलिए उम्मीद है बात आपको क्लियर होगी। चलो क्वेश्चन में कह रहा है विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो देखो जरा, एक है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड NOH, एक तो कंपाउंड ये है। दूसरा कंपाउंड है मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, राइट। तीसरा है मेरे पास CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड NOH, और फोर्थ है मेरे पास CH3 C C6H5 डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया अपना फोर्थ। ठीक है ना, इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है और कौन शो नहीं कर सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो अभी जो कंडीशन पड़ी वो क्या पड़ी है, उसी को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कौन शो करेगा कौन नहीं। ये तो नहीं शो करेगा, दोनों के दोनों सेम हो गए। ठीक है ना, नहीं करेगा। ये बिल्कुल करेगा, एक CH3 है, एक CH है, यहाँ से दोनों सेम हो गए, ये नहीं शो करेगा। ये डिफरेंट है, ये शो करेगा। ठीक है ना, ये शो करेगा, मतलब इसमें सेकंड और फोर्थ जो है वो शो कर रहे हैं। बातें समझ में आई, बातें क्लियर हुई। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अच्छा, हमारे पास तो ऑप्शन भी थे, खैर इसमें तो समझ ही गए हम लोग इस क्वेश्चन को, तो हमने तो बना लिए थे। ये शो करेगा और ये शो करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने समझा ऑक्सिम्स ऑफ अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर सिमेट्रिकल का होगा, जैसे दोनों के दोनों ग्रुप सेम हो, कार्बोनिल कंपाउंड कैसे होगा, C डबल बॉन्ड O। अगर यहाँ भी आर लग जाए, यहाँ भी आर लग जाए, सेम हो दोनों, तो बताओ क्या कभी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वही कह रहे हैं, ऑक्सिम्स ऑफ अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। राइट, चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड देखना है, वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। भाई एक तो ये शो कर सकता है, ये सिमेट्रिकल है, नहीं शो करेगा। एक ये शो कर सकता है, अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड है। बातें क्लियर हुई, समझ में आया कि कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा।
चलिए अब इसके बाद बात करते हैं सिन और एंटी नोमेनक्लेचर की। सिन को हम लोग क्या बोलते थे? सिन को हम लोग सिस भी तो बोलते थे, है ना? सिन मतलब सिस, एंटी मतलब ट्रांस। याद है बच्चों? ट्रांस। ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखते ये हैं एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम में अलग अलग तरीके से हमारे पास नाम हो सकते हैं। ठीक। जैसे मेरे पास कंपाउंड ये है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर लगा है मेरा एच, यहाँ पर लगा है मेरा CH3, यहाँ पर लगा है मेरा OH। ठीक है। अब अगर देखोगे तुम, यहाँ पर H और OH की पोजीशन सेम पाई जा रही है। कहाँ पाई जा रही है बेटा? सेम पाई जा रही है। जैसे ऐसे तोड़ोगे तो H और OH जो है सेम साइड में मिल रहे हैं, तो आप बोलोगे कि ये सिन है हमारा। सेम के लिए सिन यूज करते थे, तो ये सिन हो गया। ठीक। और ये था मेरा एल्डोक्सिम। क्या था बच्चों? एल्डोक्सिम। क्यों एल्डोक्सिम था? क्योंकि इसमें जो ग्रुप है वो मेरे पास CH3CHO, ये देखो H है, ये क्या है? CH3, और ये CO मतलब O इससे अटैच हुआ होगा। ठीक। तभी तो जाके बना होगा बच्चों। यहाँ पर जो है आपका ये कार्बन नहीं बल्कि क्या होगा? नाइट्रोजन। एल्डोक्सिम है ना, तो ये होगा नाइट्रोजन। ठीक है। ऐसे ही इसका सिन, सिन की जगह एंटी बना सकते हैं। एंटी कैसे बनेगा? सी डबल वन, सॉरी सी नहीं एन, एन, और इसमें OH, और इसमें क्या कर ले हम, इधर साइड CH3, इधर साइड H कर ले, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी ना, तो ये हो जाएगा एंटी। और ये भी क्या है? सेम कंपाउंड एल्डोक्सिम है। ठीक। ऐसे ही कीटोक्सिम के केस में भी होता है। ठीक है ना? ऐसे ही कीटोक्सिम के केस में भी होता है उसमें। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए बिल्कुल अलग तरीके से मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, अलग तरीके से चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपको भी मेरे साथ अच्छे तरीके से चीजों को सीखना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिखाने से पहले, बताने से पहले कुछ छोटी छोटी सी बातें बताऊंगा। उन छोटी सी बातों को आप लोगों को अच्छे तरीके से सीखना होगा। जैसे बच्चों हम यहाँ पर बात करें आपसे कि ये है हमारे पास कोई सिंपल लाइट, जिसको हम बोल सकते हैं क्या? ऑर्डिनरी लाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? ऑर्डिनरी लाइट बोल सकते हैं। तो देखिए जरा, ऑर्डिनरी लाइट जो होती है हमारी, वो हर डायरेक्शन में मूव करती है ना? तो ये मेरे पास हो गई एक ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है ना? अब इस लाइट को मैं क्या करूंगा? एक निकोल प्रिज्म से पास करूंगा। किससे पास करूंगा बच्चों? एक निकोल प्रिज्म से पास करूंगा। निकोल प्रिज्म जो है अपने पास, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हो गया अपना निकोल प्रिज्म। अब जब लाइट रे इससे पास की जाती है, जो कि हमारी ऑर्डिनरी लाइट है, जब हम इसको लाइट को पास करेंगे, तो पास होने के बाद जो लाइट होगी हमारी, वो लाइट एक ही प्लेन में वाइब्रेशन करेगी। क्या करेगी? एक ही प्लेन में वाइब्रेशन करेगी। वो वाइब्रेशंस जो हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे बच्चों, कुछ इस तरीके से होंगे, और वो सारे के सारे वाइब्रेशंस जो हैं एक ही प्लेन में होंगे। तो इस लाइट को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। राइट। अब देखिए जरा, यहाँ पर ये जो लाइट थी मेरे पास, वो कैसी लाइट थी बेटा? सिंपल लाइट थी। कैसी थी? सिंपल लाइट। इसको हमने किससे पास आउट किया? इसको हम बोलते हैं पोलराइजर। क्या बोलते हैं? पोलराइजर बोलते हैं, या इसी को हम लोग निकोल प्रिज्म भी बोलते हैं। ठीक है ना? पोलराइजर बोलते हैं। और यही हमारा क्या होता है बच्चों? निकोल प्रिज्म होता है। राइट। निकोल प्रिज्म होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है बच्चों कि निकोल प्रिज्म किसका बना होता है, तो निकोल प्रिज्म हमारा बना होता है किसका? कैल्साइट क्रिस्टल्स का। किसका बना होता है? कैल्साइट क्रिस्टल्स का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्साइट क्रिस्टल्स का बना होता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये कैल्साइट क्रिस्टल क्या होता है ना? तो कैल्साइट क्रिस्टल जो है बच्चों, कैल्साइट क्रिस्टल जो है वो हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होती है, उसको हम लोग कैल्साइट क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है। अब ये पोलराइजर से सिंपल लाइट जब पास होती है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है मेरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। राइट। तो ये कन्वर्ट हो गई अपनी किसमें? प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। ठीक है ना? जिसको हम लोग शॉर्ट में प्यार से PPL बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? PPL बोलते हैं। अब देखिए इस बात को बताने का, समझाने का मतलब क्या था, यहां से देखिएगा आप, आपके सामने पॉइंट है यहाँ पर। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? तो बच्चों ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है, हम किस टेंडेंसी को बोलते हैं? तो द टेंडेंसी ऑफ अ कंपाउंड, द टेंडेंसी ऑफ अ कंपाउंड टू रोटेट अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। कंपाउंड की एक ऐसी टेंडेंसी, जिस टेंडेंसी से वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करा देता है? मूव करा देता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे करके मूव कराएगा, उसकी बात को हम आपको समझाते हैं, आप समझिए। देखेंगे यहाँ पर क्या है मेरे पास, मान लीजिए कि कोई एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। क्या है बच्चों? प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, कहां से आती है, वो तो आपको समझ में आ गई ये बात, है ना बच्चों? तो देखो जरा, मेरे पास ये है बेटा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। राइट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर मेरे पास में एक कोई सब्सटेंस रखा होगा, उस सब्सटेंस से पास आउट करूंगा। ठीक है ना? जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पर जो है, इसमें कोई एक सब्सटेंस भरा हुआ है, और मुझे नहीं पता ये कैसा कंपाउंड है। ठीक है ना? ये कोई सब्सटेंस मेरे पास में भरा हुआ है, इसमें
इस तरीके से ये मेरे पास कोई सब्सटेंस भरा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब इस सब्सटेंस से हमने इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करना है, पास करना है। तो देखो जरा, अगर मैं इस प्लेन पोलराइज लाइट को इस सब्सटेंस से पास करता हूं तो मेरे पास दो कंडीशंस बन सकती हैं। कितनी बच्चों? दो कंडीशंस। कौन कौन सी दो कंडीशंस बन सकती हैं? एक तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है मेरी, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट मेरी मूव कर जाए। अब ये मूव कहाँ कर सकती है, जरा ध्यान देंगे, जरा समझेंगे इस बात को। देखिए बेटा, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो थी मेरी, ये मूव कर गई, मान लो इस तरीके से, इस तरीके से मूव कर गई, कर सकती है ना? तो इस तरीके से भी मूव कर सकती है, और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट मेरी इस तरीके से भी मूव कर सकती है, राइट? तो ये इस तरीके से मूव कर गई। अब अगर हम एक नॉर्मल लाइन खींचे, एक नॉर्मल लाइन डालें, तो नॉर्मल लाइन हमें कहां पर मिलेगी? नॉर्मल लाइन मेरी ये थी, जो मेरी प्लेन पोलराइज लाइट थी वो इस तरीके से थी। अब ये क्या कर गई, रोटेट कर गई। ऐसे हम इस लाइन को चले जाए खींचते हुए, तो ये भी हमारे पास में है इस तरीके की लाइन, ठीक है ना? अब यहाँ से मैं आपको एक बात दिखाने की कोशिश करूंगा बच्चों। यहाँ पर देखिए, ये जो एंगल बनाया है, प्लेन पोलराइज लाइट इस पोजीशन पर थी और वो इस डायरेक्शन में मूव कर गई। जो हमारी मूव हुई है वो हमारी क्लॉकवाइज मूव हुई है। कैसी मूव हुई है बच्चों? क्लॉकवाइज मूव हुई है, राइट? अब अगर ये मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, तो ये हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है ना? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम लोग प्लस साइन से दिखाते हैं बेटा। किससे दिखाते हैं? प्लस साइन से दिखाते हैं। अब ये जो एंगल बना है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है ना? एंगल ऑफ रोटेशन हो गया। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें, तो इसने जो एंगल बनाया है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है। किस डायरेक्शन में बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमें मिला, तो ये हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिला, ठीक है? और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग बोलते हैं लीवो रोटेटरी। क्या बोलते हैं बच्चों? लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी, और लीवो रोटेटरी को और हम लोग बोलते हैं स्मॉल एल। जैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम बोलते हैं स्मॉल डी, इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेगेटिव से। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नेगेटिव से। तो ये जो रोटेशन हुआ हमारा प्लेन पोलराइज लाइट का, ये कब होगा? जब ये मेरा कंपाउंड जो इसमें फिल किया गया वो कैसा होगा बच्चों? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर होगा तभी ये सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो ये कैसा होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव, राइट? अगर मैंने प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया, क्या किया बेटा? प्लेन पोलराइज लाइट को मैंने पास किया। जैसे ये है मेरे पास प्लेन पोलराइज लाइट। अब मैंने इसको क्या कर दिया? एक कंपाउंड से इसको पास कर दिया, एक कंपाउंड से इसको पास कर दिया, ठीक है ना? इस तरीके से ये मेरे पास कोई एक कंपाउंड था, इसमें फिल किया हुआ था, इससे मैंने इसको पास किया। अब लाइट की सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट थी आपकी, वो बिल्कुल वैसे की वैसी ही रही। इसका मतलब ये जो कंपाउंड इसमें फिल किया गया है, ये जो कंपाउंड इसमें फिल है, वो कैसा है बच्चों? ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना? इसने कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाई, तो ये कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बताएं, क्या इतनी बातें आपको समझ में आती हैं? ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इतनी बातों को आपको क्लियर करने के बाद हम आगे की बात आपसे करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो एंगल ऑफ रोटेशन था हमारा, वो एक स्पेसिफिक रोटेशन होता है, और वो कितना रोटेशन होगा उसको बताने के लिए हमारे पास में पोलैरीमीटर होता है। क्या होता है? पोलैरीमीटर। मतलब एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, कोई कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लिवो रोटेटरी होगा, वो बताएगा कौन? पोलैरीमीटर। हम कभी भी नहीं बता सकते। बात समझ में आई? चलिए, इसके बाद स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो हमारा डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कायरल कार्बन। स्पेसिफिक रोटेशन हमारा नंबर ऑफ कायरल कार्बन पर डिपेंड नहीं करता है। तो किस चीज पर डिपेंड करता है उसकी भी बात करते हैं। तो बच्चों, जो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो चार पांच फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या है? तो बच्चों, वो फैक्टर है हमारे पास, कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? चार पांच फैक्टर्स होंगे हमारे पास। उसमें से हमारे पास में सबसे पहला फैक्टर जो होगा बच्चों, वो होगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है उनका नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज है हमारे पास वेवलेंथ ऑफ द लाइट, उस पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। पाथ लेंथ ऑफ द लाइट ट्रेवलिंग थ्रू सॉल्यूशन, मतलब कौन सा पाथ, पाथ की कितनी लेंथ कवर की गई है उस पर डिपेंड करता है। और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पर भी डिपेंड करता है। तो बता, स्पेसिफिक रोटेशन क्या नंबर ऑफ कायरल कार्बन पर डिपेंड करता है? आंसर होगा नो, नहीं करता। जबकि नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, आपका आंसर होगा यस, करता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, यस करता है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, करता है। पाथ लेंथ ऑफ द लाइट ट्रेवलिंग थ्रू सॉल्यूशन उस पर डिपेंड करता है, करता है। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पर भी डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। तो ये चीजें थी हमारे पास में एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपसे कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है एंगल ऑफ रोटेशन के लिए, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, है ना? ऑप्टिकल एक्टिविटी कोई कब शो करेगा, उसके लिए क्या जरूरी चीजें होती हैं, क्या सफिशिएंट कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना? तो देखिए जरा, यहां से हम क्या कहेंगे आपसे कि
नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो दो चीजें होती हैं, एक तो पहली चीज है कंपाउंड शुड बी अनसिमेट्रिकल और कायरल होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल को हम लोग बोल सकते हैं नॉन सिमेट्रिकल और डिसिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन है कंपाउंड शुड बी अनसिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल और डिसिमेट्रिकल कायरल होना चाहिए। दूसरी बात है कंपाउंड शुड फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्या बनाता होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल बनाता हो। ठीक है ना, इतनी बातें हुई आपकी। अच्छा, इसके बाद एक बात करते हैं आपसे कि जो हमारा कायरल सेंटर होता है या कायरल कार्बन होता है, जिसको हम लोग स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं, वो क्या होता है? तो बच्चों, स्टीरियो सेंटर या कायरल कार्बन हम उस कार्बन को बोलते हैं जिस कार्बन की ऑल फोर वैलेंसीज जो होती हैं वो डिफरेंट एटम्स और ग्रुप से सेटिस्फाई होती हैं, तो क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन क्या होगा? ऐसा कार्बन जिस कार्बन की ऑल फोर वैलेंसीज आर अटैच्ड विद डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स इज कॉल्ड कायरल कार्बन। तो मैं आपको थोड़ा सिंपल सा बताऊं कि कायरल कार्बन कैसा होगा हमारा। तो बच्चों, कायरल कार्बन जो है हमारा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है ना, कायरल कार्बन इस तरीके से, जैसे मान लो मेरे पास एक वैलेंसी पर यहाँ पर ए जुड़ा हुआ है, दूसरी वैलेंसी पर बी जुड़ा है, तीसरी वैलेंसी पर सी जुड़ा है और चौथी वैलेंसी पर डी जुड़ा है। तो इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हुई, तो ये कायरल कार्बन हुआ और कायरल कार्बन पर हम लोग लगा देते हैं स्टार, है ना, जिससे कि वो अलग से पता चल जाए। अब कायरल कार्बन जो होते हैं हमारे वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, राइट। तो चलिए, सिमिलर और डिसिमिलर कायरल कार्बन कहाँ कहाँ पर हमें कैसे कैसे देखने के लिए मिलते हैं, कब हम बोलेंगे कि सिमिलर कायरल कार्बन है, कब हम बोलेंगे कि ये डिसिमिलर कायरल कार्बन है। ठीक है, चलिए, तो देखो, अगर मैं बात करूं आपसे सिमिलर कायरल कार्बन की, तो ये मुझे देखने के लिए मिलते हैं बच्चों ग्लूकोज में। किसमें मिलेंगे देखने के लिए? ग्लूकोज में देखने के लिए मिलेंगे, राइट। और अगर मैं डिसिमिलर कायरल कार्बन की बात करूं तो ये मुझे देखने के लिए मिलते हैं फ्रक्टोज में। किसमें देखने के लिए मिलेंगे? नहीं, फ्रक्टोज में भी हमें डिसिमिलर ही देखने के लिए मिलेंगे और ग्लूकोज में भी हमें डिसिमिलर ही मिलेंगे देखने के लिए, है ना। सिमिलर कायरल कार्बन नॉर्मली हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ठीक। और हमें डिसिमिलर कायरल कार्बन को ही पता करना होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने होंगे, तो 2 की पावर n यूज करेंगे। n जो होगा हमारा वो नंबर ऑफ डिसिमिलर कायरल कार्बन होगा। तो डिसिमिलर कायरल कार्बन को हम लोग पकड़ के देखते हैं कि कैसा होता है आखिर। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे जरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पर कोशिश करते हैं। देखेंगे यहाँ पर जो है मेरे पास में होगा CHO। ग्लूकोज में सबसे ऊपर क्या होता है बच्चों? CHO। ठीक, यहाँ सबसे नीचे क्या होता है मेरे पास? CH2OH। बाकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर होता है OH, यहाँ पर होता है OH, यहाँ पर होता है OH और यहाँ पर होता है OH। ये हमारा ओपन चैन स्ट्रक्चर है, बाकी की वैलेंसीज हमारी हाइड्रोजन से अटैच होती है। ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस कार्बन की बात करूं तो सारी वैलेंसी डिफरेंट है। ये कायरल हो जाएगा, ये कायरल हो जाएगा, ये कायरल हो जाएगा, ये कायरल हो जाएगा, बट ये सारे के सारे कैसे हैं? डिसिमिलर है। मतलब इसमें जो है मेरे n = 4 है। मतलब डिसिमिलर कायरल कार्बन कितने हैं? 4 है। क्या बताओ, बात समझ में आई? डिसिमिलर कायरल कार्बन टोटल कितने हैं? 4 है। ऐसे में फ्रक्टोज में अगर आपसे बात कर लूं तो फ्रक्टोज में क्या होगा? फ्रक्टोज में थोड़ा सा चेंज होता है कि यहाँ पर हमारे पास में ये हो गया तीसरा वाला कार्बन होगा, ये चौथा कार्बन होगा और ये पांचवा कार्बन होगा। तो यहाँ पर चीजों में क्या होता है? थोड़ा सा चेंज पाया जाता है। चेंज क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पर जो कार्बन नंबर 2 होता है मेरे पास, ये कार्बन होगा, इस पर CO बॉन्ड होता है और जो फर्स्ट कार्बन है हमारे पास उसमें CH2OH लगा होता है। क्या जुड़ा होता है? CH2OH। बाकी की वैलेंसी जो होती है वो हमारी कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर CH2OH होगा और यहाँ पर हमारे पास OH हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास OH हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास OH हो जाएगा। बची हुई वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाती हैं। ठीक, ये मेरे पास है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। तो इसमें मेरा एक कायरल कार्बन ये है, एक कायरल कार्बन ये है और एक कायरल कार्बन ये है। मतलब यहाँ पर n की वैल्यू आपको मिलने वाली है 3। कितनी मिलने वाली है? 3। तो यहाँ पर डिसिमिलर कायरल कार्बन कितने हुए? 3 हुए। अब मैं यहाँ से आपसे बात करूं कि चलिए ठीक है, ये बातें हो गई। अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज कितने होंगे, तो देखिए नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज यहीं पर मैं बता दूं आपको, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज कितने हो जाएंगे फॉर ग्लूकोज। अगर मैं बात करूं तो फॉर ग्लूकोज नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बच्चों 2 की पावर कितने हो जाएंगे? n। कहां से होंगे 2 की पावर n? अभी नीचे हम लोगों ने फार्मूला देखा था, 2 की पावर n, n कितना है 4, तो इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। अगर मैं आपसे बात करूं फॉर फ्रक्टोज, फॉर फ्रक्टोज, तो बच्चों फ्रक्टोज के लिए अगर अपन लोग बात करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? फ्रक्टोज के लिए हो जाएगा अपने पास 2 की पावर 3, राइट, क्योंकि डिसिमिलर कायरल कार्बन कितने हैं? 3 हैं। तो ये हो जाएंगे मेरे पास 8। अब ये जो 16 और ये जो 8 बन रहे हैं, ये ऑल सारे के सारे डिसिमिलर कायरल कार्बन की वजह से हैं, तो ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। सारे के सारे कैसे होंगे? ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। सारे के सारे हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। कैसे होंगे बच्चों? ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। सभी के सभी हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। बताएं, क्या बातें समझ में आ गई? चलिए, इसी तरीके से अगर हमसे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछा जाए बच्चों, वहां पर फार्मूला इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इसको यहाँ से कोरिलेट करना था। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछा जाए तो आपको अलग फार्मूला ना याद रखिएगा, 2 की पावर n ही होगा। बस n जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा, n होगा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में डबल बॉन्ड का नंबर क्या होगा? वो होगा हमारा n। कहां पर क्या था? डिसिमिलर कायरल कार्बन था। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें बताने की कितने ऑप्टिकल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। ठीक, तो देखिए जरा यहाँ पर एक ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन का डबल बॉन्ड, एक ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन का डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ जी आई इसके कितने होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके कितने होंगे, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हो जाएंगे मेरे पास 4 आइसोमर। कितने होंगे बच्चों, 4 आइसोमर होंगे। आई बात समझ में, 4 आइसोमर हो गए। अगर मैं इसमें पूछूं तो आप कहोगे सर 2 डबल बॉन्ड, बट बच्चों हमने पढ़ा था कि ये टर्मिनल एल्कीन है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, तो यहाँ से नहीं करेगा, ये हो जाएगा 1। तो बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर निकालोगे तो बताओ क्या होगा, 2 की पावर n होगा, और 2 की पावर n की जगह पर कितना 1, तो 2 की पावर 1, तो बताओ कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। कितने आइसोमर बनेंगे, 2 आइसोमर बनेंगे। कौन से आइसोमर निकाले हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकाले हैं। बात क्लियर हो गई। चल इसके बाद थोड़ी सी बात और समझते हैं हम लोग, कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव। हमने कहा कंपाउंड में क्या होना चाहिए, केस 1 है हमारे पास, 3 केस हम इसके देखेंगे यहाँ पर बच्चों। कंपाउंड कंटेन 1 कायरल कार्बन, कम से कम उसमें एक कायरल कार्बन होना चाहिए, मतलब एक कायरल कार्बन है उसमें, वो केस हम देख रहे हैं। कंपाउंड कंटेन्स 1 कायरल कार्बन एंड कंपाउंड इज ऑलवेज कायरल, हेंस ऑप्टिकली एक्टिव। कंपाउंड में अगर एक ही कायरल कार्बन है और वो जो है हमेशा और हमेशा तब कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, राइट। चले जैसे इसके लिए हम अगर आपसे कहें कि एग्जांपल, तो एग्जांपल आप देख सकते हो, एग्जांपल कौन सा देख सकते हो आप, हम दिखाते हैं आपको, देखें। ये मेरे पास में एक कंपाउंड है, बीच में क्या होगा बच्चों, कार्बन होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं कहूँ कि मेरे पास ये हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर मेरे पास OH लगा है, यहाँ पर मेरे पास COOH लगा है, और यहाँ पर मेरे पास CH3 लगा है। क्या लगा है बच्चों, CH3। तो बताइए ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ या नहीं हुआ, तो आप कहोगे सर ऑप्टिकली एक्टिव तो है, कायरल है ना, तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ऐसे की हम बात कर रहे थे। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुझसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इन एन एल्केन टू बिकम कायरल। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने रिक्वायर्ड होंगे किसी भी एल्केन को कायरल बनाने के लिए, तो बच्चों इसका आंसर होगा 7 कार्बन। कितने कार्बन चाहिए, 7 कार्बन चाहिए। कैसे चाहिए 7 कार्बन, जरा ध्यान दो। ये मेरे पास में 3 कार्बन की चेन है, ठीक है। इसमें सबसे छोटी जो वैलेंसी होगी वो हाइड्रोजन से जोड़ सकते हो, एक तरफ मिथाइल से जोड़ सकते हो, एक तरफ आप जो है इथाइल से जोड़ सकते हो, ठीक है ना। मतलब 2 कार्बन से जोड़ सकते हो, राइट। और एक तरफ आप 3 कार्बन से जोड़ सकते हो। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, तो कितने कार्बन हो गए, 5 और 2 7, टोटल कितने कार्बन चाहिए, 7। क्योंकि हमें सारी की सारी वैलेंसी को क्या करना है बच्चों, डिफरेंट करना है, तभी तो हम कायरल बोलेंगे ना। तो देखिए एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, दूसरे तरफ मिथाइल, तीसरे तरफ इथाइल, और चौथे तरफ प्रोपाइल जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हमें ये कायरल मिल रहा है। इसका मतलब हमें कायरल बनाने के लिए मिनिमम और मिनिमम किसी एल्केन से बना रहे हैं तो 7 कार्बन चाहिए। क्लियर हुआ। चलिए अब इसके बाद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इनएंशियोमर्स या इनएंशियोमार्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इनएंशियोमर्स या इनएंशियोमार्स क्या होते हैं उसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो सिंपल से ऐसे समझिए, जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। कैसे बच्चों, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम लोग इनएंशियोमर्स। क्या बोलते हैं, इनएंशियोमर्स बोलते हैं इसको, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस को इनएंशियोमर्स बोलते हैं। कौन सी होती है नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, सर पता नहीं। तो देखो जरा, पता नहीं है तो पता करते हैं ना। ये बच्चों देखो मेरे पास में कंपाउंड है, ठीक है ना, कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड के बारे में आपको कुछ चीजें मैं बताता हूँ। जैसे बच्चों मान लेता हूँ कि मेरे पास ये COOH था, ये मेरे पास OH है, ये मेरे पास CH3 है, और ये मेरे पास में हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये जो है ना, ये मेरे पास मिरर लगा हुआ है। क्या लगा है बच्चों, मिरर लगा है। तो ये इमेज बनाएगा, इमेज बनाएगा तो यहाँ पर मेरे पास OH आ जाएगा ऐसे करके, यहाँ पर मेरे पास H आ जाएगा, और ये COOH जो है उल्टा दिखेगा, बट हम लोग यहाँ उल्टा नहीं सीधा ही बना लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये मुझे CH3 उल्टा दिखेगा बट सीधा बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हम करते क्या है बच्चों, इसको हम ऐसे समझते हैं। जैसे अब मुझे मिरर इमेज बनानी थी बेटा, ध्यान दीजिएगा, मेरे हैंड्स देखिए यहाँ पर आप, ये जो है मेरे हैंड्स, अभी मुझे क्या करना है, मिरर इमेज बनानी। तो ये जो मेरा कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड की मिरर इमेज ऐसे करके मैं बना दूंगा, ठीक है। ये मेरी मिरर इमेज बन जाएगी। कैसे बच्चों, ऐसे करके है, ये मिरर लगा हुआ है तो ये ऐसे करके मिरर इमेज बन जाएगी, राइट। ये मिरर इमेज बन गई। अब सुपर इंपोज करने का तरीका क्या होता है, जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है तो मैं क्या करूंगा, इस कंपाउंड को ऐसे ही उठाऊंगा और ऐसे जो मिरर इमेज है उसके ऊपर पेस्ट करके देखूंगा। तो अगर मैं मिरर इमेज पर पेस्ट करके देखता हूँ वो पूरी तरीके से उसको ढक लेता है, तो इसका मतलब वो सुपर इंपोज हो रहा है। और अगर वो पूरी तरीके से नहीं ढकता है तो वो नॉन सुपर इंपोजेबल है, और मिरर इमेज तो है ही। तो यहाँ से क्या समझ में आया, देखो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, बट क्या ये सुपर इंपोज होती है। अगर मैं इसको उठा के ऐसे करके और इसके ऊपर रखूं तो बताओ क्या ये OH इधर आएगा, H इधर आएगा, सुपर इंपोज तो नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इंपोजेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इंपोजेबल हो जाएगा बच्चों, राइट। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये है मेरे पास नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस है, ठीक है। और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस को क्या बोलते हैं बच्चों अपन लोग, इनएंशियोमर्स। क्या बोलते हैं, इनएंशियोमर्स, ठीक है ना, इनएंशियोमर्स। तो ये हमारे इनएंशियोमर्स के एग्जांपल होंगे, ठीक है। इन्हीं को हम लोग एंटीमर्स भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। चले अब इनएंशियोमर्स के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें देखेंगे। यहाँ पर बातें हैं हमारे पास, इनएंशियोमर्स हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं इनएंशियोमर्स की वो सेम होती हैं, बट
क्या क्या चीजें हमारे पास में डिफरेंट हो सकती हैं? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं एक्सेप्ट एंगल ऑफ रोटेशन एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है। अच्छा, जो एनएंसियोमर्स होते हैं बच्चों, उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट होती है। सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट एंगल ऑफ रोटेशन एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड द एनएंसियोमर्स हैव द सेम या आइडेंटिकल have different biological properties, have the same chemical and physical property but have the different biological properties। क्लियर? चले अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग रिजोल्यूशन के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आएंगे हम लोग डायस्टीरियोमर्स का। ठीक है ना? पहले रिजोल्यूशन को हम लोग देख लेते हैं कि रिजोल्यूशन क्या होता है। चले बच्चों, रेजोल्यूशन देखते हैं। इसमें हमसे क्या कहा जाता है? सेपरेशन ऑफ इनएंसियोमर्स। जो हमारे पास इनएंसियोमर्स होते हैं उनका हम सेपरेशन करें। क्या करें बच्चों? सेपरेशन करें। तो सेपरेशन ऑफ इनएंसियोमर्स इनटू डी एंड एल फॉर्म, उसी को क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन बोलते हैं। सेपरेशन ऑफ इनएंसियोमर्स इनटू डी एंड एल फॉर्म, उसी को क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रेजोल्यूशन के लिए बेस्ट मेथड कौन सा होता है बच्चों? तो आपको बताना है बेस्ट मेथड फॉर द रेजोल्यूशन इज द केमिकल मेथड। केमिकल मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर रेजोल्यूशन। क्लियर? इसके बाद में केस नंबर 1 खत्म होता है जिसमें एक कायरल कार्बन हुआ करता था। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की, जिसमें हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पाई जाएगी। तो मैं भी आपको समझाऊंगा कि ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या होती है। ठीक है ना? तो ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर है हमारे पास इफ कंपाउंड कंटेन 2 और मोर देन 2 कायरल कार्बन एंड हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट विल ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड आल्सो कॉल्ड मीजो कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और इसको बोला जाएगा मीजो कंपाउंड। आप समझो जरा बातों को, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है और ये सारी चीजें क्या क्या है। ठीक है ना? ये कुछ इस तरीके से मेरे पास में एक कंपाउंड होगा बेटा। ठीक। अब इस कंपाउंड के पास में आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास होगा क्या चीज? COOH। ये ग्रुप लगा है। यहाँ पर मेरे पास OH ग्रुप लगा है। यहाँ पर मेरे पास OH ग्रुप लगा है और यहाँ पर है मेरे पास H, यहाँ पर है मेरे पास H और यहाँ नीचे होगा मेरे पास COOH। अब आप देखो, अगर हम यहाँ से एक प्लेन पास करें तो ये कंपाउंड हमारा सिमेट्रिकली 2 इक्वल पार्ट्स में बिल्कुल डिवाइड हो जाता है। तो यही जो हमने प्लेन पास किया, इसी प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है बच्चों? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है। अब देखिए, ये जो कंपाउंड है मेरा, इसमें कायरल कार्बन ये भी है, कायरल कार्बन ये भी है, 2 कायरल कार्बन है, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री पाए जाने की वजह से ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? मीजो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड बोलते हैं। और ऑप्टिकली कैसा होता है ये? एक्टिव की इनएक्टिव? तो मैंने आपको बता रखा है ऊपर कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कैसा बच्चों? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव किस वजह से होता है वो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, राइट? तो देखो जरा, मीजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। मीजो कंपाउंड जो होते हैं वो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अभी आगे आपको मिलेगा रेसमिक मिक्सचर, वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बट वो होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अब आइए केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 में बच्चों क्या होता है? जो हमारे पास में कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड में इफ कंपाउंड हैव 2 और मोर कायरल कार्बन, 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे एंड नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, तो कंपाउंड जो होगा वो हमारा क्या होगा? ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा होगा? ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसे कंपाउंड की मैं बात करूं, रेसमिक मिक्सचर बनेगा वो अलग बात है, बट कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर। तो कंपाउंड जो है बना के देखते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है। ऐसे ही इसका जो है मिरर इमेज हम बना लेते हैं। ये अपने पास मिरर है। ठीक है ना? ये मिरर है। यहाँ पर मेरा लगा है COOH। ठीक है ना? और यहाँ पर भी मेरा लगा है COOH। यहाँ पर मेरे पास है H, यहाँ पर है मेरे पास OH, यहाँ पर है H और यहाँ पर है OH। तो इसकी मिरर इमेज बनेगी, OH यहाँ आ जाएगा, H यहाँ चला जाएगा। COOH जो है वो आपका ऐसा दिखा दिया है, बाकी कैसा दिखेगा वो आपको पता है। H यहाँ पर आ जाएगा और OH यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा COOH, राइट? ये बनेगी मेरे पास मिरर इमेज। ठीक। मैंने कहा ये कंपाउंड है फर्स्ट और ये कंपाउंड है मेरा सेकेंड। ठीक है ना? ये कंपाउंड है फर्स्ट, ये कंपाउंड है मेरे पास सेकंड। अब ये देखो, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है कि नहीं? तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? इनएंसियोमर्स है बच्चों, बोलो। ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, तो इनको इनएंसियोमर्स बोल सकते हैं। एक इसी का मैं तीसरा कंपाउंड भी बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसका एक कंपाउंड जो है मेरे पास बिल्कुल सेम कंपाउंड का, तो इससे क्या है, वो ऐसे करके बना हुआ है। कंपाउंड मेरे पास कुछ इस तरीके का बना हुआ है। यहाँ पर है मेरे पास COOH, है ना? और ये है मेरे पास OH, ये है मेरे पास OH। जो अपन लोग ऊपर मीजो कंपाउंड बना चुके थे वही बना रहे हैं बच्चों। ठीक है। कंपाउंड तो सेम ही है ना? तो ये कैसा कंपाउंड है? प्लेन पास करेंगे तो ये हो जाएगा अपना मीजो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? मीजो कंपाउंड। ये हो गया मेरा थर्ड कंपाउंड।
और इसको क्या बोलेंगे, मीजो कंपाउंड। क्या बोलेंगे बच्चों, मीजो कंपाउंड बोलेंगे, राइट, मीजो कंपाउंड बोलेंगे। अब देखिए जरा, इसके बाद में हमारा एक टॉपिक है डायस्टीरियोमर्स। मैं अभी इसको रफ नहीं कर रहा, तो आप जो है देखिए जरा डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, देखेंगे आप यहाँ से। डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं होते हैं। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर, जो एक दूसरे की मिरर इमेज ही ना हो। जैसे एग्जांपल में मैं बच्चों यहाँ पर आपसे बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो फर्स्ट और थर्ड है मेरा, कौन सा बेटा, बेसिकली फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड जो होता है वो क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोमर, क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं। और मैं ये कहूँ कि मेरे पास सेकेंड एंड थर्ड जो है वो भी डायस्टीरियोमर है, तो गलत तो नहीं होगा। तो बस यही जो है मेरे पास बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये डायस्टीरियोमर की बात हो गई। अब बच्चों बात करते हैं रेसमिक मिक्सचर की, जिसको हम लोग प्लस माइनस मिक्सचर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग डीएल मिक्सचर भी बोलते हैं। तो रेसमिक मिक्सचर हमारा प्लस माइनस मिक्सचर होता है, डीएल मिक्सचर होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको रेसमिक मिक्सचर भी बोलते हैं। तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द डी फॉर्म एंड एल फॉर्म या 50% डी फॉर्म एंड 50% एल फॉर्म मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसमें 50% डी फॉर्म होगा, 50% एल फॉर्म होगा, मतलब 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी, 50% लीवो रोटेटरी होगा, उस मिक्सचर को मैं बोलूंगा रेसेमिक मिक्सचर। क्या बोलूंगा बच्चों, रेसेमिक मिक्सचर बोलूंगा। अब रेसेमिक मिक्सचर जो है मैंने पहले ही बताया था कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, जबकि मीजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, बट रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, राइट। चले, इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पर। कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताया जाता है, तो इसमें हम डी एल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। बच्चों ध्यान रहे, यहाँ पर हम कैपिटल डी कैपिटल एल यूज कर रहे हैं, जबकि डेक्स्ट्रो रोटेशन और लीवो रोटेशन में हमने क्या यूज किया था, हमने यूज किया था स्मॉल डी और स्मॉल एल को। तो यहाँ पर याद रखना है आपको इस बात को, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरल्डिहाइड हम देखते हैं और फिर हम बताते हैं कि कौन सा जो है डी कॉन्फ़िगरेशन का होगा और कौन सा एल कॉन्फ़िगरेशन का होगा, ठीक है ना। जो हमारे पास में रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हम किसका लेते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड का लेते हैं। जैसे मैं बच्चों आपसे बात यहाँ पर करूंगा लैक्टिक एसिड की, लैक्टिक एसिड की बात करेंगे हम आपसे, तो इसके दो फॉर्म बना देते हैं। लैक्टिक एसिड जो है हमारे पास बच्चों, ये हो गया मेरे पास COOH, ये हो गया मेरे पास OH, ये हो गया मेरे पास CH3, ये हो गया मेरे पास H, ये हो गया मेरे पास OH, ये हो गया मेरे पास COOH और ये हो गया मेरे पास H, ये हो गया मेरे पास CH3। अब देखिए, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड की बात करते हैं, तो उसमें OH ग्रुप जो होता है हमारा, अगर सिंपली ऐसे करके समझिएगा आप बेटा, सिंपल सा, अगर ये OH ग्रुप मेरा जो है वो दाहिनी साइड में पाया जा रहा है, दाहिनी का मतलब समझते हैं, राइट साइड में, है ना। दाहिनी इसलिए बोल रहे हैं कि आपको पता चल जाए, दाहिनी मतलब डी, ठीक है। अगर ये बच्चों लेफ्ट साइड में पाया जाता है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट, मतलब एल फॉर्म। अगर ये कहाँ पाया जाए, लेफ्ट में पाया जाए, तो इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं, एल फॉर्म बोलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, ये किसमें होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन पाया जाएगा, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर किसका है, लैक्टिक एसिड का है। तो क्या बात समझ में आ गई है आपको, बिल्कुल। चलिए, तो आपने डीएल कॉन्फ़िगरेशन को भी सीखा। अब आइए हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन होते हैं, उसमें क्या करेंगे हम, तो बच्चों उसमें डिसाइड करते हैं मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से जो सबसे दूरी पर होगा। इन कार्बोहाइड्रेट डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन इज डिसाइडेड एट लोएस्ट कायरल कार्बन, मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। इससे फंक्शनल ग्रुप से दूरी पर, सबसे ज्यादा दूरी पर जो कायरल कार्बन है हमारा, वो कौन सा है, उसको देखेंगे कि वो किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, राइट में कि लेफ्ट में, उसके हिसाब से हम इसको बोल देंगे। तो जरा स्ट्रक्चर से समझते हैं इस बात को, अभी थोड़ी सी बात समझ में कम आ रही है। तो इस तरीके से कुछ जो है मेरे पास, एक मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। यहाँ पर बच्चों मेरे पास ग्लूकोज में CHO होगा, पीछे भी अभी स्ट्रक्चर हम लोग बना चुके हैं। यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर OH होगा। ये बात याद रखनी है कि OH कहाँ कहाँ पर होता है, CH2OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और जहाँ पर H लगा है वहाँ पर OH, और जहाँ पर OH लगा है वहाँ पर H। ये है मेरे पास ग्लूकोज, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, और ये भी कायरल कार्बन है। अब हमें क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप से मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन देखना है बच्चों। तो देखो ये रहा अपना मेन फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग भी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब इससे सबसे ज्यादा दूरी पर कायरल कार्बन जो है मेरा वो ये है ना, यही तो कायरल कार्बन है, ये वाला कायरल कार्बन। इस पर लगा हुआ OH ग्रुप जो है वो मेरा राइट साइड में है, दाहिनी साइड में है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डी। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, डी कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। इसीलिए ग्लूकोज को बोला भी जाता है डी प्लस ग्लूकोज, मतलब प्लस जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, डी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद है बात आप लोग समझ गए होंगे, राइट बच्चों। चलिए, इसके बाद बच्चों अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है RS कॉन्फ़िगरेशन। तो RS कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो होता है हमारा
बेस्ड होता है प्रायोरिटी रूल पर, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रायोरिटी रूल कहाँ पर? हम लोगों ने ईजेड नोमेनक्लेचर पढ़ा था, वहां पर हमने आपको प्रायोरिटी रूल पढ़ाया था। उसी बेसिस पर हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो ये किस पर बेस्ड होगा बच्चों? प्रायोरिटी रूल पर। आर का मतलब होता है रेक्टस, जिसका मतलब होता है क्लॉकवाइज, और एस का मतलब होता है बच्चों सिनिस्टर, जिसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? तो ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा बहुत अच्छे से इसके दो बातों को समझ लीजिएगा, तो आपके लिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन टफ नहीं रह जाएगा, क्योंकि बच्चों को आरएस कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली बहुत टफ लगता है, बट ये टफ नहीं होता है, बहुत सिंपल तरीका होता है। जरा सुनिएगा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डिसाइड द प्रायोरिटीज ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड विद द कायरल कार्बन एटम। जिस कायरल कार्बन एटम से जो ग्रुप्स जुड़े हैं उनकी प्रायोरिटीज को डिसाइड करेंगे। ठीक है? फिर प्रायोरिटीज को डिसाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में, if lowest priority comes at a vertical line rotate the eye in decreasing order of priority 1 2 3 and decide configuration। ठीक है? वर्टिकल की स्पेलिंग बच्चों थोड़ी सी गलत हो गई है, वर्टिकल ए यहाँ पर आएगा, वर्टिकल। वर्टिकल लाइन पर अगर लोएस्ट प्रायोरिटी आती है तो आपको क्या करना है, 1 2 3 करके आपको रोटेट करनी है आईज को। ठीक है? और अगर आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलता है तो आप बोलोगे कि क्या होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलता है तो आप बोलोगे एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। कैसा होगा बच्चों? एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। बात समझ में आ गई? तो इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन कॉन्फ़िगरेशन इज आर, एंड इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन कॉन्फ़िगरेशन इज एस। इतनी बात क्लियर है? चलो, इसके बाद अगर हॉरिजेंटल लाइन पर आ जाती है आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी, मतलब चौथा नंबर जो है आपका वो लोएस्ट प्रायोरिटी है, और वो आ जाता है आपका हॉरिजेंटल लाइन पर, तो आपको आंसर तो वैसे ही डिसाइड करना है, बट आंसर को पलट देना। यही यही गलती है, यही गलती होती, गलती नहीं करनी है। इफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज प्रेजेंट ऑफ एन हॉरिजेंटल लाइन, तो क्या होगा, द तब होगा आपका क्या, डिसाइड द कॉन्फ़िगरेशन बाय अबव रूल, जो भी रूल हमने पढ़े हैं, एंड रिवर्स द आंसर। ऐसे बातें सर समझ में कम आ रही हैं, एग्जांपल लेके बताओ तब बात समझ में आएगी। तो बच्चों आ जाओ जल्दी से एग्जांपल लेके, और इसको हम आपको बस चुटकियों में समझाते हैं। देखो जरा, इसमें कुछ है नहीं समझने जैसा, ठीक है? बट अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मेरे लिए भी बहुत कुछ है, आपके लिए भी, बट दिक्कत अभी खत्म होगी बस 5 मिनट में। ठीक है ना? बी आर सी एल एफ और आई, कैसा है कायरल कार्बन, इस पर जुड़ी हुई वैलेंसीज की प्रायोरिटी डिसाइड करो जल्दी से, बड़ा फटाफट, बहुत फास्ट बच्चों। ज्वाइन करके बताओ जरा। इसमें बताओ, एटॉमिक नंबर जिसका सबसे ज्यादा उसकी प्रायोरिटी 1 होगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी इसका एटॉमिक नंबर है। फिर उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी ये हो गई। फोर्थ प्रायोरिटी ये हो गई। बच्चों देखो जरा, देखो और सोचो, आपने प्रायोरिटी डिसाइड की, दूसरे पॉइंट पर आओ, स्टेप नंबर 2 में आप रोटेट करोगे आइस को 1 2 3 करके। ठीक, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, जैसे घड़ी चलती है उसी तरीके से रोटेशन है। तो बताओ क्या बताओगे, आंसर बताओगे। आंसर अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो क्या होगा, आंसर आर होगा। नहीं समझ आया? ये हो गया आर कॉन्फ़िगरेशन, राइट? इसी तरीके से सेम बच्चों, देखो जरा, सेम सेम देखना जरा, ये कंपाउंड मेरे पास इस तरीके से हो जाए, और यहाँ पर मेरा लगा हो आई, यहाँ पर मेरा लगा हो बी आर, यहाँ पर मेरा लगा हो सी एल, यहाँ पर लगा हो मेरा एफ। ठीक है? अब प्रायोरिटी डिसाइड करो, बहुत फास्ट डिसाइड करना जरा। प्रायोरिटी डिसाइड करो, तो प्रायोरिटी डिसाइड करोगे तो बच्चों, फर्स्ट प्रायोरिटी हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, फिर सेकंड प्रायोरिटी, फिर थर्ड प्रायोरिटी, फिर फोर्थ प्रायोरिटी। आंखों को रोटेट करो जरा बच्चों। तो बेटा देखो जरा, कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन, बट हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेजेंट है लोएस्ट प्रायोरिटी, चौथे नंबर वाली प्रायोरिटी। आना चाहिए आंसर आपका आर, बट बताओगे क्या बच्चों, एस कॉन्फ़िगरेशन बताओगे। क्यों एस बताओगे? क्योंकि मैंने बताया है कि आंसर रिवर्स कर देना है ना? तो लोएस्ट प्रायोरिटी कम्स एट अ हॉरिजॉन्टल लाइन देन रिवर्स द आंसर, डिसाइड बाय अबव रूल एंड रिवर्स द आंसर। है ना? ये बात समझ में आ गई? यहाँ पर क्लियर कर पाए इस बात को? नहीं कर पाए? नहीं कर पाए बोलो जल्दी से, कर पाए या नहीं कर पाए? सर कुछ कुछ हो गया क्लियर, एक और एग्जांपल लीजिए सर। तो लो बच्चों, एक और एग्जांपल है आपकी खिदमत में हाजिर। मैंने कहा मेरे पास यहाँ पर बच्चों COOH है लगा हुआ, यहाँ पर मेरे पास OH है लगा हुआ, यहाँ पर मेरे पास CH3 है लगा हुआ, और यहाँ पर अपना हाइड्रोजन लगा है। ठीक है? चलो डिसाइड करो जरा, फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी, ऑक्सीजन की। एटॉमिक नंबर से ना, 1 2, प्रायोरिटी टेबल से मत डिसाइड करने लग जाना, 3, और ये क्या, 4। बताओ क्या करोगे, आंखों को 1 2 3 ऐसे करके रोटेट करोगे। ठीक है ना? कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो एंटी क्लॉकवाइज में एस आना चाहिए। आंसर क्या बताओगे बच्चों, रिवर्स करके क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर। नहीं आया? आया सर, प्लीज एक और, एक और सर, एक और, बस एक और खाली। तो लो एक और आ गया तुम्हारे पास, देखो जरा, तुम्हारा साथी एक और आ गया। यहाँ पर है बच्चों COOH, यहाँ पर है आपके पास NH2। हर चीज पढ़ाएंगे, हर चीज समझाएंगे, हर चीज क्लियर कराएंगे। आप क्लासेस करिए, मजा ना आ जाए ऑर्गेनिक में तो बताइए बच्चों। ठीक है? चलो ये हुआ आपका। ठीक, प्रायोरिटी डिसाइड करो जरा, बिना प्रायोरिटी के कहाँ काम चलेगा। तो बच्चों सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो मेरे पास नाइट्रोजन की है, फिर इसके बाद दूसरी प्रायोरिटी मेरे पास इसकी है। कहोगे सर यहाँ भी कार्बन कैसे पता है इसकी, तो बेटा नेक्स्ट आइटम देखते हैं, नेक्स्ट आइटम यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, तो इसीलिए ज्यादा हो जाएगी COH की। ये हो गई 3 और ये हो गई 4, जो आंसर आएगा वही बताया जाएगा, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ है, वर्टिकल लाइन पे। तो देखो जरा, ऐसे मूव करना था, एंटी क्लॉकवाइज है तो आंसर आंसर होगा एस। क्या होगा बच्चों, एस होगा। नहीं आया? तो RS कॉन्फ़िगरेशन सीख गए। अच्छा, मैं कहूँ आपसे बच्चों, अगर मेरे पास में, ओ ये तो सब अपने पास कंपाउंड थे, अपन लोग तो बनाते रह गए बच्चों। ठीक है? खैर, अपने ने इन सब के नाम रख दिए। ठीक है? चलो,
अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, व्हेन टू और मोर कायरल कार्बन आर प्रेजेंट, देन जब एक या एक से ज्यादा कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, देन हमको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन हर अलग अलग कार्बन पर डिसाइड करना है। कॉन्फ़िगरेशन एट ईच कायरल कार्बन डिसाइडेड सेपरेटली, तो सेपरेटली डिसाइड करते हैं। एग्जांपल है अपने पास जीता जागता, चलो भाई तड़कता भड़कता एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। बेटा इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम एक को बाहर निकाल लेंगे। हम पहले तो इसकी कर देते हैं नंबरिंग, तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 और 4। तो मेरे पास क्या है, 2 और 3 कायरल है, ये कायरल है और ये कायरल है, तो हम 2 पर निकालेंगे और 3 पर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो जरा, मैं कह रहा हूँ 2 के लिए पहले, तो 2 के लिए निकालोगे तो बेटा देखो जरा, अगर 2 के लिए तुम निकाल रहे हो तो ऊपर तो आपका COOH आ जाएगा, है कि नहीं, और इसके लिए अगर निकालोगे तो ये OH आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, ये पूरा ग्रुप ना, कैसे बच्चों, CHOH CH3, ये पूरा ग्रुप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये आ गया, अब बताओ प्रायोरिटी डिसाइड करो जरा, प्रायोरिटी डिसाइड करोगे तो बच्चों ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 कौन सा हो जाएगा, 2 ये होगा, ठीक है ना, 2 ये हो जाएगा क्योंकि इसमें कार्बन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, दोनों चीजें जुड़ी हुई है ना, ऑक्सीजन वहां है तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। एट C2 बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलो इसके बाद 3 हो गया मेरा यहाँ पर और 4 हो गया यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर आया है बच्चों, चेंज करना है आंसर, ऐसे करके मूव करोगे तो आना चाहिए क्या, क्लॉकवाइज, आर आना चाहिए, एस बोलोगे, क्या बोलोगे, एस। तो बताओ 2 पर क्या डिसाइड कर लिया बच्चों, एस डिसाइड कर लिया, 2 पर हो गया हमारा एस, राइट। चलो अब 3 को बनाओ जरा, 3 को बनाओ, 3 को अगर बनाओगे तुम तो देखो जरा, नीचे तो जुड़ा है तुम्हारा CH3, यहाँ तुम्हारा जुड़ा है OH, यहाँ जुड़ा है H, यहाँ जुड़ा है CHOH और COOH, ऐसे ही है ना। हो बच्चों, यहाँ पर COOH नहीं है, यहाँ COOH है, तो ये गलत हो गई बात भाई, यहाँ पर प्रायोरिटी थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, ध्यान देना जरा। ये हमने CH3 ही समझ लिया था, ठीक है, ध्यान दो, कुछ चीजें गलत हुई, इसको सही करो बच्चों। ये COOH है ना, तो इसकी प्रायोरिटी जो है ये H ही रहेगा, इसकी प्रायोरिटी सही करेंगे। थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, यहाँ से देखो जरा, ये है मेरे पास प्रायोरिटी 2, ये है मेरे पास 3, ठीक है, ऐसे करके आएगा। और ये है एंटी क्लॉकवाइज, आंसर आना चाहिए आपका एस, आएगा आपका आर, क्या आएगा बच्चों, आर आएगा। देखिए थोड़ी सी गलती में गलत हो गया, ये जो है 2 पर आ गया मेरा आर, ठीक, यहाँ पर है CHOH ठीक है ना। तो पहली प्रायोरिटी यहाँ पर, दूसरी प्रायोरिटी यहाँ पर, तीसरी प्रायोरिटी यहाँ पर, मूव ऐसे करोगे, आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल पर है ये चौथी प्रायोरिटी, तो आंसर क्या एस आना चाहिए, लेकिन क्या बताओगे, आर बताओगे, क्या बताओगे, आर बताओगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3 पर भी आर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 3R। फाइनल आंसर जो बताओगे वो बताओगे 2R 3R। बच्चों इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये था अपना RS कॉन्फ़िगरेशन, राइट। चलिए अब आते हैं बच्चों कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पर। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करें तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो होती है वो हमें एल्केन्स में देखने के लिए मिलती है, ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है। व्हेन अ मॉलिक्यूल can exist in a number of three dimensional forms, these structures are called conformers and the phenomena is called conformational isomerism। तो बच्चों क्या समझे, ये समझना था कि conformational isomerism हमारी पाई जाती है एल्केन्स में। किसमें पाई जाती है बच्चों, एल्केन्स में पाई जाती है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन फ्री रोटेशन होता है और ये जो होते हैं इनफाइनाइट थ्री डायमेंशनल फॉर्म, नंबर ऑफ थ्री डायमेंशनल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो थ्री डायमेंशनल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, स्ट्रक्चर को हम लोग कन्फर्मर्स बोलते हैं और इस फिनोमिना को हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे साइक्लोहेक्सेन का। तो बच्चों साइक्लोहेक्सेन जो होता है हमारा, वो मेनली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसमें एग्जिस्ट करता है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो दोनों फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं उनकी बात करते हैं, समझते हैं बातों को, ठीक है ना। एक होती है मेरी चेयर फॉर्म, कौन सी बच्चों, चेयर फॉर्म होती है। तो देखेंगे जरा चेयर फॉर्म में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। चेयर फॉर्म जो होती है वो कुछ स्टैंडर्ड होती है चेयर की तरह, ऐसे करके ऐसी फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो ये चेयर फॉर्म हो गई। और एक होती है मेरे पास बोट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, वोट फॉर्म। वोट फॉर्म कैसी होती है, ऐसे करके, ये हो गई बोट फॉर्म, ठीक है। तो ये साइक्लोहेक्सेन जो है मेनली दो फॉर्म में पाया जाता है, बोट फॉर्म में और चेयर फॉर्म में। अब मैं बच्चों आपसे पूछूं कि अगर आप बैठे हो तो वोट में ज्यादा स्टेबल हो कि चेयर पे ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है। तो आप चेयर पे ज्यादा स्टेबल हो, है ना। तो स्टेबिलिटी क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती है, तो स्टेबिलिटी में आपको बताना है कि स्टेबिलिटी जो होती है हमारी, वो चेयर फॉर्म की ज्यादा होती है और बोट फॉर्म की कम होती है, जबकि एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ से ध्यान देना जरा, क्या बोलोगे कि जो हमारी एनर्जी होती है वो चेयर फॉर्म की ज्यादा होती है बोट फॉर्म से, और जो सॉरी स्टेबिलिटी जो है वो चेयर फॉर्म की ज्यादा है बोट फॉर्म से, और एनर्जी जो है वो हमारी बोट फॉर्म की ज्यादा होगी चेयर फॉर्म से, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात, आपने एक बात को समझ लिया और क्लियर कर लिया। आगे आते हैं दूसरी बात को समझते हैं। अब बात करते हैं
साइक्लोहेक्सेन आल्सो एग्जिस्ट इन ट्विस्ट बोट फॉर्म, कौन सी फॉर्म में? ट्विस्ट बोट फॉर्म में। बट बच्चों ट्विस्ट बोट यहाँ पर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो बस ऐसे ही समझेंगे आप कि ट्विस्ट बोट फॉर्म में पाया जाता है। और जो ट्विस्ट बोट फॉर्म होती है उसमें कायरलिटी पाई जाती है। क्या पाया जाता है बच्चों? कायरलिटी पाई जाती है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि किस फॉर्म में कायरलिटी पाई जाती है, तो आपको बताना साइक्लोहेक्सेन की ट्विस्ट बोट फॉर्म में पाई जाती है कायरलिटी। क्या पाया जाता है? कायरलिटी पाई जाती है। अब अगर इसकी स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल आपका वही चेयर फॉर्म, फिर ट्विस्ट बोट फॉर्म और बोट फॉर्म। बोट में तो आप स्टेबल हो नहीं, तो बोट फॉर्म जो है सबसे बाद में जाएगा। ठीक है। अब इथेन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इथेन जो होता है वो मेनली टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक होती है स्टैगर्ड फॉर्म और दूसरी होती है हमारे पास एक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सी? स्टैगर्ड फॉर्म और एक्लिप्स्ड फॉर्म। अब अगर स्टैगर्ड फॉर्म की और इक्लिप्स्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टैगर्ड फॉर्म हमारी ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू एक्लिप्स्ड फॉर्म। अगर एनर्जी की हम बात करें तो ऑर्डर अपोजिट होगा हमेशा एनर्जी का। स्टैगर्ड की एनर्जी कम होगी, एक्लिप्स्ड की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है ना, ये बात आपको ही क्लियर। आइए आगे चलते हैं, समझते हैं। इन दो फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है सॉ हॉर्स मेथड और एक होता है हमारे पास न्यूमान्स मेथड। कौन सा मेथड? न्यूमान्स मेथड। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ सॉ हॉर्स मेथड की। सॉ हॉर्स मेथड में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बच्चों ध्यान देना, एक टिल्टेड लाइन हम दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? टिल्टेड लाइन दिखाते हैं। और इस लाइन से वो मेरे पास में अगर इथेन है बेटा, तो क्या होगा? इस पर हाइड्रोजन जुड़े होंगे, तीन हाइड्रोजन। तो वो तीन हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से जुड़ गए। ठीक है ना। और मान लो तीन हाइड्रोजन इसमें इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन को भी चले ऐड कर लेते हैं। कैसे करके होंगे? ये मेरे पास रहा हाइड्रोजन, 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 ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन। अब देखोगे जब आप इस तरीके का प्लेन डाल के देखोगे यहाँ से, तो आपको दिखाई देगा कि इसमें दो हाइड्रोजन एक साइड में है, इसमें दूसरे हाइड्रोजन उसके अपोजिट साइड में है। तो अगर अपोजिट में होंगे तो ये वाली फॉर्म जो होती है बच्चों, अपोजिट को एंटी भी बोला जाता है, तो ये फॉर्म आपकी स्टैगर्ड फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म? स्टैगर्ड फॉर्म। और ये तो अब बात समझ में आ जाती है, अपोजिट में होंगे तो रिपल्सन भी नहीं लगेगा, है ना। तो ये स्टैगर्ड फॉर्म हो गई। अगर इसी तरीके से इसकी एक्लिप्स्ड फॉर्म बनानी होगी तो एक्लिप्स्ड फॉर्म बनाना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। एक्लिप्स्ड फॉर्म जो है वो आपकी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। दोनों दोनों एक ही प्लेन में पाए जाएंगे ऐसे करके। ठीक है ना। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से देखो जरा, अगर प्लेन पास करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लेन पास करने पर ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है, यहाँ भी वहीं पर है, तो ये हो जाएगी तुम्हारी कौन सी? एक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? एक्लिप्स्ड फॉर्म। राइट। तो ये होता है हमारे पास स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड फॉर्म का केस। ठीक है। दूसरा मेथड है हमारे पास में न्यूमान्स मेथड। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम सर्कल बना करके दिखाते हैं बच्चों। इससे सर्कल बना करके दिखाते हैं। देखिए सर्कल बना करके कैसे दिखाया जाता है। ये मेरे पास एक एक कार्बन है और एक मेरे पास ये कार्बन है। ठीक है। एक ये कार्बन है। तो इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें इस तरीके से ये एक राइट एंगल पर तीन हाइड्रोजन इस कार्बन से लगे होते हैं और तीन ही हाइड्रोजन मेरे इस दूसरे वाले कार्बन से लगे होते हैं। ठीक है ना। अब ये तीन हाइड्रोजन मेरे जो दूसरे कार्बन से लगे हैं ये एकदम इसके अपोजिट में लगे हैं। ऐसे लगा है, एक ये लगा है और एक ये लगा है। राइट। इस तरीके से लगे हुए हैं। अब ये रहे हमारे पास हाइड्रोजन, सारे के सारे हाइड्रोजन। ठीक है ना। हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो सारे हाइड्रोजन मेरे लगे हैं वो अपोजिट लगे, दूर दूर लगे हैं। और इस फॉर्म की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये फॉर्म मेरी स्टैगर्ड फॉर्म होगी। अपोजिट लगे हैं मतलब एक दूसरे के एंटी हैं, तो स्टैगर्ड फॉर्म को एंटी फॉर्म भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया। ये है मेरी स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है ना। अब अगर मैं न्यूमान्स मेथड के अकॉर्डिंग बनाऊं कौन सी फॉर्म अपनी? एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो एक्लिप्स्ड फॉर्म कौन सी बनेगी मेरी? ध्यान देंगे जरा। एक्लिप्स्ड फॉर्म बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए ये तो तीन है मेरे पास राइट एंगल पर। एक पीछे वाला कार्बन जो डॉट से दिखाया गया, अ, एक फ्रंट वाला कार्बन है। ठीक है ना। एक फ्रंट कार्बन, एक डॉट कार्बन। तो रियर कार्बन होगा, एक फ्रंट कार्बन होगा। अब इस वाले कार्बन से अगर मैं बात करूं तो ये जो है मेरा इस साइड से ऐसे निकला हुआ है। इसी के पीछे होगा, वो हल्का सा दिखता नहीं है, 3D है, तो आपको ऐसे करके साइड में दिखा देते हैं। ठीक है ना। ऐसे करके बने हुए हैं। तो ये लगे हैं मेरे पास में हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन। मतलब कुल मिलाकर के इसमें वो लगाया गया है जिसमें हाइड्रोजन मैक्सिमम जितना दूरी पर, एज फार एज अवे पॉसिबल, जितना दूर पॉसिबल हो सकता है उतनी दूरी पर लगाया गया। इसमें नियर एज नियर, जितना नियर से नियर, पास से पास पॉसिबल हो सकता है वो लगाया गया है। ठीक है ना। तो इस वाली फॉर्म को हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं। एक्लिप्स्ड फॉर्म। अब देखो ये तो स्टेबल ज्यादा होगा नहीं, स्टेबल कौन सा होगा? स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब यहाँ पर होता क्या है, हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे भाई? तो देखो जरा सा यहाँ से यहाँ रोटेशन हुआ, कन्फर्मर बदलेगा, यहाँ कन्फर्मर बदलेगा, तुरंत जरा जरा सा रोटेशन, जरा जरा से रोटेशन पर कन्फर्मर क्या होंगे? बदलेंगे। तो क्या होता है इन इथेन ऑफ देयर आर नंबर ऑफ कन्फर्मर्स बिटवीन स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड फॉर्म्स, और उन कन्फर्मर्स को हम लोग स्क्यू फॉर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यू फॉर्म। अब देखो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो कन्फर्मर ये तो नियर वाला ले लिया ना, अब दूर ही तो जाएगा, दूर जाएगा तो इससे तो ज्यादा ही स्टेबल होगा, है ना। और स्टेगर्ड से तो कम स्टेबल होगा क्योंकि उससे ज्यादा दूर थोड़ी ना चला जाएगा। ठीक। तो स्टेबिलिटी हमारी होगी
स्टैगर्ड की सबसे ज्यादा, फिर स्क्यू की, फिर एक्लिप्ट की। और एनर्जी की बात करें तो हो जाएगा अपोजिट, एक्लिप्ट की सबसे ज्यादा, फिर स्क्यू की, फिर उसके बाद स्टैगर्ड की। अब इसके बाद बच्चों लास्ट में हमारे पास में आता है ब्यूटेन। ब्यूटेन की बात करें तो ये 4 फॉर्म्स में पाया जाता है, एंटी, गॉची, फुल्ली एक्लिप्ट और पार्शियली एक्लिप्ट। इसमें बस आपको स्टेबिलिटी याद रखनी है कि स्टेबल कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है। तो स्टेबिलिटी के लिए आप एक चीज याद रखोगे बच्चों, आप याद रखोगे AgPF, एंटी, गाउची, पार्शियली एक्लिप्ट और फुली एक्लिप्ट, इसको AgPF। एनर्जी में आप इसका रिवर्स कर दोगे, ठीक है ना। तो एनर्जी हो जाएगी एक्लिप्ट, फुली एक्लिप्ट की सबसे ज्यादा, फिर पार्शियली एक्लिप्ट की, फिर गॉची की, फिर उसके बाद एंटी की। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ साथ पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म चैप्टर यहाँ पर हो जाता है अपना कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग आइसोमेरिज्म के बाद स्टार्ट करेंगे बच्चों बहुत सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर उसके कॉन्सेप्ट को आपने सीखा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप करोगे एंजॉय। और मुझसे पढ़ने पर अगर आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा, मुझसे उस चैप्टर को मुझसे नहीं सीखा, तो मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ाने की शैली है, जो तरीका है, वो आपको आगे समझ में नहीं आएगा और आप ऑर्गेनिक रटते रह जाओगे। अगर आपने उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ा, तो रटना तो तुम भूल जाओगे, ठीक है ना, रटना तो आप भूल जाओगे। इसलिए रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर को नजरअंदाज बिल्कुल ना करिएगा, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई होने वाला चैप्टर है। तो बच्चों मैं मिलूंगा बहुत अच्छे तरीके से आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा। तो चलिए फिर बच्चों मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप करो पढ़ाई लिखाई और लगे रहो, एकदम जो है मेहनत करते रहो। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।